माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करें हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 6 से। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी थ्योरी जो कि है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स की। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स में जो पहला पार्ट था, जो लेक्चर नंबर 5 था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने हमारी कुछ बेसिक टर्म्स की बात की। सबसे पहले 10 टर्म थी, ग्रॉस कमांड एरिया से ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर तक के। उसके बाद हम लोगों ने सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप्स देखा, जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ओएमसी, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। उसके अलावा हमने इंपॉर्टेंस भी समझा, ओएमसी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यू करते हुए अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि ओएमसी पे ही, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम ओएमसी, जैसे मान लो कि हमारा ये जो है ये है ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और मान लो कोई वैल्यू मैं मान लेता हूँ जैसे 25। हम लोग इंजीनियर है ना, तो हम लोग को वैल्यू देख के क्लियर समझ में आता है, इंटरप्रेट कर पाते हैं। मान लो ओएमसी 25% है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 25% पे, क्योंकि यील्ड मैक्सिमम मिल रही है तो हम 25% पे ही रखें मॉइस्चर कंटेंट को, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम होने दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? Is it possible, practically speaking, if I am saying that OMC is 25%, is it possible to keep OMC at 25% throughout all time? Is it possible? No, right? So preferably speaking, that is why we raise it to field capacity, और yield में कमी definitely आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती है, और हम उसके बाद उसको रिड्यूस होने देते हैं OMC तक और फिर इरीगेट कर देते हैं। ये हमारी प्रेफरेबल अप्रोच रहती है। और वर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखा है कि हमारी अप्रोच रहती है फील्ड कैपेसिटी से PWP पे तक के जाने दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं जाने दे सकते। तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी देखना पड़ता है कि क्या करना पॉसिबल है, क्योंकि आज अगर मैंने 25% पे मान लो मॉइस्चर कंटेंट को रख दिया, इतना पानी डाला कि फील्ड में 25% मॉइस्चर स्टोर हो गया, अगले ही पल वो 25 से कम भी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए वी हैव टू थिंक अपॉन द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑल्सो। ठीक है, चलिए इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में ही अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एफिशिएंसीज की। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इरिगेशन एफिशिएंसीज, इरिगेशन एफिशिएंसीज। अब इस लेक्चर के शुरू होने से पहले, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जाने से पहले मैं पहले ही आप लोग बता दूं कि यहाँ पे अभी हम लोग जो है 2.5-3 घंटे तक के अभी हम लोग थ्योरी वगैरह पोर्शन को करेंगे। हमारा टारगेट पूरा थ्योरी वगैरह करना होगा, और बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन बहुत सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। अब बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस। वर्कबुक के जितने भी सवाल हैं, जो आप कर पाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और आपको नेक्स्ट सेशन से पहले पॉजिटिवली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और फिर लेक्चर नंबर 7 में स्टार्टिंग में ही हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दोज एरियाज, फर्स्ट ऑफ ऑल बी फोकस्ड इन दिस लेक्चर। ठीक, चलिए इरिगेशन एफिशिएंसीज। हम यहाँ पे 4 एफिशिएंसीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पहली एफिशिएंसी जो कि कहलाती है कन्वेयंस एफिशिएंसी, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। सब वाटर के रिस्पेक्ट में है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाटर conveyance efficiency, water conveyance efficiency denoted by eta C. Second one is water application efficiency, water application efficiency. Water application efficiency is eta A. The third one is water storage efficiency, water storage efficiency, that is eta S. And then we have water distribution efficiency, water distribution efficiency eta D. All right, so these are the efficiencies which we are going to deal. There is one more efficiency that is called as water use efficiency, eta U, जो काम की नहीं है, अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में, सिलेबस में जो है 100%, और जो सिलेबस में काम की चीज़ें नहीं है, जो नहीं पढ़ना है, तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन, वाटर स्टोरेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, दीज 4 एफिशिएंसीज आर देयर। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, eta C।
कन्वेंस कहाँ से कहाँ तक? कन्वेंस एक तरीका है पानी को अपने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे पहुँचाने का। जैसे आप कोई कन्वेंस फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं अपने सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वैसे ही कन्वेंस हो रहा है पानी का विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स। सो लेट अस सपोज दिस इज द रिवर एंड इन दिस रिवर वी हैव क्रिएटेड अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज़ अ बैराज, एंड यहाँ से फिर वही हमारा डाइवर्जन स्कीम, फिर यहाँ पे मेन कैनाल, हमें जानते हैं ना, मेन कैनाल, फिर ब्रांच कैनाल, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड सो ऑन। सो इस तरीके से मान लीजिए फाइनली ये जो है हमारे फील्ड तक के पहुँचा, ये हमारी फील्ड है। सो इट रीच्ड फाइनली टू द फील्ड। सो द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर टू द फील्ड। सो जो कन्वेंस एफिशिएंसी होती है दोस्तों, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो लॉसेस होते हैं उसको इंक्लूड करने का तरीका। मतलब यहाँ से हमारा पानी एंट्री किया और एंट्री करने के बाद ये यहाँ तक के इस फील्ड तक के पहुँचा, ये इस फील्ड तक के पहुँचा। सो कन्वेंस एफिशिएंसी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बड़े ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे। सो ईटा सी कन्वेंस एफिशिएंसी इज गिवन एज वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। देखिएगा बड़े ध्यान से, water delivered to the field divided by water extracted from the source, water extracted from the source for the field, water extracted from the source for the field। ये है water extracted from the source for whom? For the फील्ड। तो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइड बाय वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स फॉर द फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस मेन कैनाल से जो पानी, मेन कैनाल में जो पानी आया है, रिवर से जो पानी निकाला गया है, ये पूरा का पूरा पानी सिर्फ एक फील्ड के लिए ही निकाला गया है। नहीं, अगर हमारी फील्ड में मान लीजिए 100 लीटर पर सेकेंड का डिस्चार्ज मिल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि हमारी फील्ड के लिए मेन से कितना डिस्चार्ज निकाला गया था। लेट अस सपोज 130 लीटर्स पर सेकेंड। तो हम अपनी फील्ड के लिए, ऐसा नहीं कि मेन में जो डिस्चार्ज आया है वो 130 लीटर पर सेकंड है, ये उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम अपनी फील्ड जिसमें क्रॉप की ग्रोथ हो रही है उस पर फोकस कर रहे हैं कि इस पे अगर मेरे को 100 लीटर पर सेकंड चाहिए तो कन्वेंस एफिशिएंसी को देखते हुए यहाँ पे कितना होना चाहिए, किसके लिए? इस फील्ड के लिए। यहाँ पे हो सकता है 130 लीटर पर सेकंड ना हो, शायद मे बी हो सकता है कि 13,000 लीटर पर सेकंड हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स होंगी जहाँ पानी जा रहा होगा। तो हम इस पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कन्वेंस एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे? कन्वेंस एफिशिएंसी इज नथिंग बट 100 लीटर पर सेकंड इज द अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम and this is the amount of water extracted from the source per unit time multiplied by 100. So this value निकाल ही लेते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। So ये होगा 100 by 130 76.92. So 76.92% we will say that this is the conveyance efficiency। मतलब जितना भी पानी निकलेगा उसका 76.92% जो है वो पहुंचेगा हमारी फील्ड में, ऐसा है इसका मतलब। तो ये है कन्वेंस एफिशिएंसी। वाई इट हैपन्स? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ टू मेजर फैक्टर्स। दो मेजर फैक्टर होते हैं जो लॉसेज होते हैं यहाँ पे जो लॉसेज होते हैं उसके दो मेजर फैक्टर होते हैं। एक होता है सीपेज लॉस और दूसरा होता है इवेपोरेशन लॉस। एक होता है सीपेज लॉस, दूसरा होता है इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन सरफेस से होता है और सीपेज सरफेस के नीचे होता है। हमारे पास दो तरह के कैनाल होते हैं, लाइन्ड कैनाल होता है, अनलाइन्ड कैनाल होता है। लाइन्ड कैनाल, अनलाइन्ड कैनाल के बारे में जो डिस्कशंस होंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, चैप्टर 4 में। लेकिन आपको ये सिंपल सी बात बता दूं, लाइन्ड कैनाल जो होता है जनरली कंक्रीट, मेजनरी, स्टोन्स, इन सब चीज़ों का बना होता है। तो ऐसे में सीपेज उसमें कम होता है, लेकिन अनलाइन्ड कैनाल्स मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उसमें सीपेज ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कैनाल है, उस हिसाब से लॉसेस की वैल्यू चेंज कर सकती है, ठीक है। बाकी लॉस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, हमेशा होगा लॉस। तो ये हो गया वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। इसके बाद है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। आइए देखते हैं, पहले पूरा देख लो फिर लिखेंगे, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले आप देख लो फिर मैं बता दूंगा। कैमरा जो हैंडल कर रहे हैं हमारे भैया उनको बता दूंगा, तो देख लेंगे, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ईटा ए, हाउ इज इट डिफाइंड? ईटा ए इज डिफाइंड एज वाटर actually stored in the root zone, water actually stored in the root zone
डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर डिलीवर्ड टू द field multiplied by 100. Water actually stored in the root zone divided by water delivered to the field into 100. मतलब जो इसका न्यूमरेटर था कन्वेंस एफिशिएंसी का, वो एप्लीकेशन एफिशिएंसी का डिनोमिनेटर है। देखिए होता क्या है, अब ये हमारी मान लीजिए फील्ड रही, दिस इज द फील्ड, ओके, एंड दिस फील्ड, अब उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए बता रहा हूँ कि 100 लीटर पर सेकेंड से डिस्चार्ज आ रहा है, 100 लीटर पर सेकेंड से डिस्चार्ज आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लॉसेस में जा रहा है। फील्ड में आने के बाद ये फील्ड तक पहुंचने की कहानी थी कन्वेंस, अब कन्वेंस हो गया, अब कन्वेंस हो गया, अब फील्ड में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया। अब फील्ड में पहुंचने के बाद के लॉसेस की बात होगी। फील्ड में पहुंचने के बाद इसमें एक लॉस होता है जिसको कहते हैं रन ऑफ। रन ऑफ यानी कि पानी का बह जाना, फील्ड के बाहर चले जाना। हिली एरियाज में रन ऑफ ज़्यादा होगा, हिली एरियाज़ में रन ऑफ ज़्यादा होगा। बाउंडेड जो एरियाज़ नहीं होती हैं, जहाँ पे बंड वगैरह एम्बैंकमेंट नहीं बनाते, वहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा। अगर हमने बढ़िया तरीके से बाउंड्री वॉल्स बना के रखी हुई हैं तो रन ऑफ लॉस कम होगा, ठीक है। तो एक होता है लॉस जिसको कहते हैं रन ऑफ लॉस, और दूसरा लॉस जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया हुआ है उसको कहते हैं डीप पर्कोलेशन लॉस। व्हाट इज़ डीप पर्कोलेशन? मैंने आपको बता रखा है कि पर्कोलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट जोन। रूट जोन में जो पानी का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पर्कोलेशन, इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो डीप पर्कोलेशन क्या होता है? डीप पर्कोलेशन वो होता है कि अगर रूट जोन के भी नीचे पानी चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डीप पर्कोलेशन। वाटर टेबल को ज्वाइन करने के लिए अगर मान लीजिए रूट जोन के भी नीचे पानी चला गया तो दैट इज रेफर्ड एज डीप पर्कोलेशन। Deep percolation is a loss. This is a loss because it is not utilized by the growth by the plant for its growth, and runoff is also a loss. Runoff भी एक loss है, deep percolation भी एक loss है। Runoff और जो deep percolation है, ये दोनों मिलाकर इनको कहा जाता है field losses। ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलाकर कहा जाता है field losses, या फिर इसको application losses भी कहा जाता है। इसको एप्लीकेशन और फील्ड लॉसेस कहा जाता है। तो ये जो लॉस हट गया, उसको हटाने के बाद जो बच गया वही ना एक्चुअली रूट जोन में स्टोर हुआ। समझ रहे हो? जो लॉस हट गया उसको हटाने के बाद जो रूट जोन में बच गया वही एक्चुअली स्टोर हुआ, वही एक्चुअली स्टोर हुआ। उसी को हम लोग एप्लीकेशन एफिशिएंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि मान लीजिए कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो कि रन ऑफ लॉस हो रहा था मान लो 8 लीटर पर सेकेंड के रेट से, डीप पर्कुलेशन लॉस हो रहा था मान लो 3 लीटर पर सेकेंड के रेट से। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन एफिशिएंसी बताइए, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 100 लीटर पर सेकेंड माइनस 3 लीटर पर सेकेंड माइनस 8 लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड, दैट इज 100 लीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। सो ये 100 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 हो गया, तो ये हो गया 89 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज हाउ मच 89%, दैट इज अवर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। मतलब अप्लाई करने वाले पानी का 11% लॉस हो जा रहा है और 89% पानी ही एक्चुअली में रूट जोन में स्टोर हो पा रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए पता लगाने के लिए कि हमारा कितना पानी प्लांट की ग्रोथ में यूटिलाइज होगा, तो जो यहाँ पे स्टोर होगा वही प्लांट की ग्रोथ में यूटिलाइज भी हो पाएगा। इसी कारण है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ली जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो ये हो गया हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तीसरा वाला जो आता है वो होता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। ये क्या होता है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी? आइए देखें। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी जो है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा एस से, ईटा एस से डिनोट करते हैं। ये क्या है? जब भी कभी स्टोरेज एफिशिएंसी आपके सामने दिखे, आपको बस एक वर्ड को ध्यान में रखना है और वो है कंपैरिजन। वैसे तो कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है किसी की अपने साथ या अपने से किसी और के साथ, तो लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। कंपैरिजन किसका किससे करेंगे? कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें जो हमें एक्चुअली में स्टोर होता हुआ दिख रहा है, जो यहाँ पे एक्चुअली में स्टोर होता हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना दिख रहा है? 89 लीटर पर सेकंड से दिख रहा है, ठीक है, स्टोर होता हुआ। और जो स्टोर होना चाहिए, अब ज़रूरी नहीं है कि 89 लीटर पर सेकंड स्टोर होना चाहिए, ये हो रहा है। क्या पता 91 लीटर पर सेकंड स्टोर होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 89 लीटर पर सेकंड।
तो यहां से समझ में आता है स्टोरेज एफिशिएंसी। तो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज एक्चुअली stored, what is actually stored and what is required to be stored, required storage, समझे? Comparison between actually stored and the required storage, that is the eta s value. And how we will be writing down this eta s efficiency? See this expression, eta s is equal to water actually stored in the root zone, water actually stored in the root zone divided by water required to be stored in the root zone, required to be stored in the root zone water required to be stored in the root zone, water actually stored in the root zone divided by water required to be stored in the root zone. जैसे मान लो required to be stored होता 91 और हो रहा है 89, तो हम कहेंगे स्टोरेज एफिशिएंसी हो गई 89/91 × 100 लीटर पर सेकंड में जो यूनिट है कट जाएगा। तो ये स्टोरेज एफिशिएंसी हम कैसे बताते हैं, हाउ डू वी डिफाइन? देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर तो आपको समझ में आ गया कि वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन द रूट जोन, लॉसेस को माइनस करके निकल जाएगा। ये जो वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड है ये कैसे निकलता है? ये वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड निकलता है हमारे कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जहाँ पे फील्ड कैपेसिटी था, जहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट था, जहाँ पर OMC था। तो वाटर जो रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड होता है एक मॉइस्चर कंटेंट से दूसरे मॉइस्चर कंटेंट तक जाने के लिए जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हम इस तरीके से निकालते हैं कि इस रेट से कंजम्पशन हो रहा है और फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर मेरे को इतने और डेप्थ की ज़रूरत है। अगर इतने डेप्थ की ज़रूरत है तो इतने वॉल्यूम की ज़रूरत है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने वॉल्यूम की ज़रूरत है। कोई भी दो मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, वो FC से OMC के बीच में हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करेगा दोस्तों, और FC टू PWP हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहीं से भी कहीं हो सकता है, या फिर कोई रैंडम सा मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि चलो भाई रिक्वायरमेंट है हमारी 18 से 26% तक रेस करना है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आपको डेप्थ में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा 18 से 26 करना है, ठीक है, तो ऐसा है तो डेप्थ मेरे को इतनी डालनी है। अच्छा अगर डेप्थ इतनी डालनी है और वो एरिया इतना है तो वॉल्यूम इतना चाहिए। अच्छा अगर वॉल्यूम इतना चाहिए और इतने समय में चाहिए तो मुझे डिस्चार्ज इतना चाहिए। अब डिस्चार्ज मेरे को इतना चाहिए, डिस्चार्ज आ रहा है, स्टोर एक्चुअली में हो रहा है इतना, तो यहाँ से निकलेगी स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज़्यादा हो सकती है क्या? स्टोरेज एफिशिएंसी कभी भी 100% ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि हम फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इसके बाद अगर आप पानी दोगे भी तो एक बात बताओ, वो तो ग्रेविटेशनल वाटर बनेगा। और पानी दे दिए, मान लो आप बोलोगे नहीं मेरी मर्जी मैं और पानी दूंगा, लेकिन वो पानी क्या होगा, ग्रेविटेशनल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए स्टोरेज एफिशिएंसी हो सकता है 100% हो या हो सकता है 100 से कम हो, मतलब या तो फील्ड कैपेसिटी तक वाकई में आपने रेस कर दिया हो या फिर हो सकता है फील्ड कैपेसिटी से कम हो, लेकिन फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर हो ही नहीं सकता। तो वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज एक्चुअली बीइंग स्टोर्ड, वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इज दिस मच वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड टू रेज इट अप टू field capacity, to raise it up to field capacity. So that is what is storage efficiency. So storage efficiency is a comparison. Storage efficiency is a comparison. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या ध्यान देना है जब स्टोरेज एफिशिएंसी दिमाग में आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं जो एक्चुअली में स्टोर्ड हो रहा है वो, और जो स्टोरेज रिक्वायर्ड है वो। जो एक्चुअली में स्टोर हो रहा है वो हमको फील्ड ऑब्जर्वेशन से मिलेगा, जो रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड है वो हमको थ्योरी से मिलेगा कि इतने से इतने % तक अगर लाना है तो इतना डेप्थ में रेस करना है, अगर इतना डेप्थ है तो इतना वॉल्यूम है, अगर इतना टाइम में अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो ठीक है भाई, इतना डिस्चार्ज जो है ये हमको स्टोर करवाना है। अब इतना हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल और थ्योरेटिकल जो हमको चाहिए दोनों के बीच में कंपैरिजन प्रोवाइड कराता है स्टोरेज एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पहले सबकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं और इसके बाद फिर जो बोर्ड में लिखा है वो लिखेंगे, फिर चौथे वाले पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का स्पेस अभी खत्म हो गया। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी लिखिए, डेफिनेशन वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी लिखिए।
It takes the conveyance or transmission loss. It takes the conveyance or transmission loss. It takes the conveyance or transmission loss into consideration. It takes the conveyance or transmission loss into consideration, which include. It takes the conveyance or transmission loss into consideration, which include evaporation and seepage losses. It takes the conveyance or transmission loss into consideration, which include evaporation and seepage losses. Which include evaporation and seepage losses. नोट में लिखिए एक पॉइंट, नोट में लिखिएगा एक पॉइंट, complete length of flow of water, complete length of flow of water from the source of supply, complete length of flow of water from the source of supply to the field, complete length of flow of water from the source of supply to the field is taken into consideration, for computing eta c, is taken into consideration for computing eta c, यानी कि conveyance efficiency eta c. ठीक है, ठीक है. अब आप एक काम करिएगा, इनको ये दिखा दीजिए, पूरा दिख रहा है ना? ठीक है, फिर ये दिखा दीजिए, ये वाला. चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन. गिव द हेडिंग वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. दूसरा लिखिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. Write down its definition. It takes the application or field losses. It takes the application or the field losses into consideration. It takes the application or the field losses into consideration. It takes the application or field losses into consideration and include it takes the application or field losses into consideration and include runoff from the field and deep percolation and deep percolation. Runoff from the field and deep percolation. तो ये एप्लीकेशन वाला आप लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे पॉज करके, स्टोरेज वाला इसके बाद लिखेंगे. ठीक. नेक्स्ट अप इज द स्टोरेज एफिशिएंसी ईटा एस. थर्ड वन इज द स्टोरेज एफिशिएंसी ईटा एस. Write down its definition. Storage efficiency eta s. लिखिए storage efficiency eta s. लिखिए it is a comparison between, this efficiency is what? A comparison. So it is a comparison between water actually stored in the root zone, it is a comparison between water actually stored in the root zone and the water required to bring the moisture content
and the water required to bring the moisture content to field capacity, all right. नोट में एक पॉइंट लिखिए दोस्तों, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, हायर द फील्ड लॉसेस जितने हायर होंगे, हायर द फील्ड लॉसेस लेसर द स्टोरेज एफिशिएंसी, higher the field losses lesser the storage efficiency, higher the field losses lesser the storage efficiency, that is water storage efficiency. ठीक, अब वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन, तो मैं जो हमारा काम का डेटा अभी यहाँ पे नहीं है उसको हम हटा दे रहे हैं, ये आपने लिख लिया। इसके बाद अब ये लिखिए eta s is a comparison between two things. What? Comparison between actually stored and the water required to be stored. Okay, ये पोर्शन आप लिख लो। जस्ट एन एग्जाम्पल FC OMC, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा OMC से FC वाला ही वाटर रिक्वायर्ड होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो ओके, I'll remove this. Now we'll come to the fourth one, that is water distribution efficiency. Now I'll come to the fourth one, that is water distribution efficiency. Let us see what it is. Water distribution efficiency यानी कि eta D. Eta D represents the extent to which water has penetrated to uniform depth in the field. Water has penetrated to uniform depth in the field. इसका मतलब समझ में आ जाएगा, अभी एक्सप्रेशन आप देखेंगे, एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। Eta D is the extent to which water has penetrated to uniform depth in the field. इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए फील्ड है, इस फील्ड में हमने पानी का डिस्चार्ज स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 घंटे तक डिस्चार्ज किया, ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया आपको, और 15 मिनट लग गए इसको हेड से टेल तक के आने में, मतलब हेड से टेल तक के आने में 15 मिनट का समय लग गया और टोटल टाइम था 1 घंटे। तो ऑब्वियस सी बात है जो पेनिट्रेशन होगा पानी का वो हेड की तरफ ज़्यादा होगा और टेल में जो पेनिट्रेशन होगा वो कम होगा। हेड में जो पेनिट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, टेल में पेनिट्रेशन कम होगा, और ये माना जाता है कि ये एक लीनियर वेरिएशन है। It is assumed that this variation is linear. This is assumed. It may be like this, it may be like this, it may depend upon soil characteristics. Definitely you are thinking it right, but yeah, there is this assumption. Okay, it is assumed to be linear, and when that happens, then we can write down the efficiency of distribution as 1 minus small d by capital D into 100. हम यहाँ पे लिखते हैं 1 minus small d by capital D into 100. Now what is this capital D? Capital D is defined as average depth of penetration. This is nothing but average depth of penetration. For example, अगर हमें multiple points में, हमें मान लीजिए जो डेप्थ जो पानी पेनिट्रेट कर रहा है मल्टीपल पॉइंट्स पे उसका वैल्यू मिलता चला जाए, हमने सॉइल की सैम्पलिंग की और हमें पता चला कि गीला कहाँ तक के हुआ है, तो ये मान लो फॉर एग्जांपल ये y1 है, ये मान लो y2 है, ये मान लो y3 है, ऐसा करते 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 ये मान लीजिए yn है, तो ऐसे में ये हमारा y3 है, अज्यूम्ड यहाँ लिख देता हूँ। तो ऐसा करते करते ये जो कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 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 अप टू yn, the whole thing divided by n, the whole thing divided by n. That is the average depth of penetration. All right. इसके बाद ये स्मॉल d क्या है? स्मॉल d है deviation from the average depth of penetration. Average depth of penetration. ये जो डेविएशन है, अब आप समझ रहे हैं हर y की जो डेविएशन है फ्रॉम द एवरेज डेप्थ वो डिफरेंट है। जैसे मैं अगर एवरेज डेप्थ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो द एवरेज डेप्थ विल बी लाइक दिस, दिस विल बी द एवरेज डेप्थ,
दिस विल बी द एवरेज डेप्थ समवेयर हियर। तो कुछ वैल्यूज जो है पेनिट्रेशन की वो एवरेज से ज़्यादा है, कुछ वैल्यूज एवरेज से कम है। तो इंडिविजुअल वैल्यू का डेविएशन में बोलूँगा, इसका बोलूँगा d - y1, d - y2, d - y3, d - y4, d - yn लाइक दैट। तो स्मॉल d क्या है, इन सब का भी एवरेज है। तो इन सब का भी अगर एवरेज ले लेंगे हम तो एवरेज डेविएशन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ना पड़ता है, एवरेज डेविएशन फ्रॉम द एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। Average deviation from the average depth of penetration. तो what is the average deviation? The first deviation is d - y1। मैं मॉड ले रहा हूँ, मॉड इसलिए क्योंकि कोई डेविएशंस पॉजिटिव आ सकते हैं, कोई डेविएशंस नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव पता चला सब ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और डेविएशन आने लग गया 0, जबकि ऐसा तो है नहीं, डेविएशन तो है, 0 तो नहीं है। ठीक है, इसी कारण मॉड ले लिया। तो d - y1, d - y2, d - y3 प्लस 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 d - yn डिवाइडेड बाय n, ऐसा। बात समझ रहे हैं क्यों मॉड लिया हमने? मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आई एम टेलिंग इट अगेन, कि ऐसा हो सकता है कि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव मिले d - y1 की, जो यहाँ पे मिलेंगी d - yn, yn - 1, n - 2, ये पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे d - y1, d - y2, d - y3 ये शायद नेगेटिव मिलेगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कर देगा कैंसल आउट मान लो। तो ऐसे में पता चला वैल्यू आ गई 0, या वो वैल्यू जो कि डेविएशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसी वजह से हमें सिर्फ डेविएशन से मतलब है, हमें उसके साइन से मतलब नहीं है। इसी कारण हमने क्या किया, सबको सेम साइन का कर दिया, क्या करके, मॉड लगा के। तो इस तरीके से स्मॉल d दिया जाता है। अब ये स्मॉल d एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फ्रॉम एवरेज डेविएशन फ्रॉम द एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, दोनों को आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, आपको मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की फिर से डेफिनेशन पे। क्यों कह रहे हैं कि इट इज ट्राइंग टू टेल द एक्सटेंट टू विच वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू यूनिफॉर्म डेप्थ इन द फील्ड। क्यों कह रहे हैं कि इट इज द एक्सटेंट टू विच वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू यूनिफॉर्म डेप्थ इन द फील्ड? क्यों कह रहे हैं ऐसे? मान लीजिए कि अगर हम कोई ऐसा मेथड यूज करते हैं कि जहां पे थ्रू आउट द फील्ड यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन होता, एग्जाम्पल स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, और मैंने लिखवाया भी है आपको कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में एक एडवांटेज, द वाटर पेनिट्रेट्स टू यूनिफॉर्म डेप्थ, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डेप्थ थ्रू आउट द फील्ड। तो जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंकलर नोजल है, इसने इरिगेट किया थ्रू आउट, और ये ऐसे घूम भी रहा है, इसने क्या किया, थ्रू आउट यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हर तरफ पेनिट्रेशन हुआ पानी का यूनिफॉर्मली। अब ऐसे में मेरे को एक बात बताइएगा बड़े ध्यान से, कैपिटल D जो होगा, अब ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि सबके सब y ही हैं, सारे के सारे y हैं, तो अब इसमें क्या होगा, n टाइम्स ऑफ y डिवाइड बाय n, कैपिटल D विल बी इक्वल टू y ओनली, कैपिटल D विल बी इक्वल टू y ओनली। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्मॉल d? Will there be any deviation from mean value? सब y minus y, y minus y, y minus y, सब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे में ईटा d यानी तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हो जाएगी 1 minus 0 into 100 and that will be equal to 100%। आप समझ रहे हैं कि जितना यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन होता चला जाएगा, जितना यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन होता चला जाएगा, उतनी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि एक असर्शन रीजन टाइप का, कि एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्प्रिंकलर इरिगेशन की ज़्यादा होगी या एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन की ज़्यादा होगी, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने BSI, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन की। तो ऑब्जेक्टिव में पूछें तो आप किसकी एफिशिएंसी बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाली ज़्यादा होगी? स्प्रिंकलर इरिगेशन की डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। समझे बात को? तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऐसे मेथड की ज़्यादा होती है जिसमें पेनिट्रेशन यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। अगर वही चीज़ ऐसा हो जाती तो मान लो फॉर एग्जांपल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, मतलब इतना कम जो है पानी यहाँ पे फाइनली आ रहा है और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसे पेनिट्रेट करता वाटर तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बहुत 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 कम आती कि नहीं, आ सकती है, राइट। तो इसी कारण ये डेफिनेशन से आप समझिए कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी डिफाइंस द एक्सटेंट टू विच वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू यूनिफॉर्म डेप्थ इन द फील्ड।
अब इसका पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग ये पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको पर्पस नहीं पता रहता है। पर्पस दोस्तों इसका ये है कि हमारा IARI भी हमें कहता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बहुत कम आ रही है तो ये गड़बड़ है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कभी भी अगर मान लीजिए 50% से ज़्यादा दिखाई पड़े तो अच्छी बात है। अगर 50% से कम हो जाए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 50% से कम हो जाए तो ऐसे में एक रेमेडियल मेजर लेना पड़ता है, और वो रेमेडियल मेजर ये होता है कि चेंज द इरिगेशन मेथड। हम अपना मेथड ऑफ इरिगेशन चेंज करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो क्या होगा, आप अपना मेथड नहीं चेंज करेंगे तो दिक्कत ये आ जाएगी आपके साथ कि आपके क्रॉप्स जो आखिरी वाले होंगे उन तक पानी ही नहीं पहुंच पाएगा। या तो आपको और पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्प्रिंकलर लगा दो, स्प्रिंकलर महंगा होता है, तो मैं नहीं कह रहा कि स्प्रिंकलर लगा दो। अब जैसे मान लीजिए बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन आप कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा इस तरीके का एक पूरा का पूरा बॉर्डर, ठीक है। ये एक स्ट्रिप रहा और ये सब बॉर्डर्स हो गए। तो मान लीजिए यहाँ से अगर मैंने इसको इनलेट दिया है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत कम हो जा रही है, तो खुद लॉजिकली सोचिएगा कि आपको एक रेमेडियल मेजर क्या लेना चाहिए। एक रेमेडियल मेजर ये लेना चाहिए आपको कि आपको ये जो एक इनलेट है जिसमें से एक बहुत लंबी स्ट्रिप को आप इरिगेट कर रहे हैं, आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको 1, 2 इस तरीके की 3 स्ट्रिप्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, एक इनलेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर एक बाईपास करके पाइप को दूसरा इनलेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर बाईपास करके तीसरा इनलेट यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं यहाँ पे ऐसे ज़्यादा 3D में नहीं जा रहा, 2D बना रहा हूँ। ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये इस तरीके से ऐसे होगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंजेस हेड से टेल में दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक तरीका है ये, इस तरीके से पाइप्स लगा के बाईपास किया जा सकता है ऐसे करके। तो ये एक तरीका है। तो ज़रूरी नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि अब बॉर्डर स्ट्रिप से आप स्प्रिंकलर पे आ जाइए, नहीं, आपको कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि आखिरी वाले प्लांट्स तक भी ठीक ठाक पानी पहुंच जाए। Got the point? So this is how we accomplish all these tasks, and this is all about our distribution efficiency. Got the point? चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी लिखिए। It represents the extent to which extent to which extent to which it represents the extent to which water has penetrated to uniform depth throughout the field. Water has penetrated to uniform depth throughout the field. Water has penetrated to uniform depth throughout the field. Throughout the field. Full stop. It is the percentage deviation of individual values. It is the percentage deviation of the individual values. It is the percentage deviation of individual values from the mean value. It is the percentage deviation of individual values from the mean value. From the mean value. Okay, now just write down whatever it is written in the board which is coming into your screens right now. जो आपके स्क्रीन में आ रहा है आप as it is पूरा पॉज करिए, पूरा लिख दीजिए, ठीक है। So this is all about our efficiencies now. Now let us come to the next thing, that is the cropping pattern in our country. अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ऑल राइट, सो हमारी कंट्री में दोस्तों जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है, जैसा कि मैंने इरिगेशन इंजीनियरिंग के स्टार्ट में ही बताया था, फार्मर्स ने कई हज़ारों सालों इटरेट किया। इटरेट करने के बाद करके देखा कि कौन सा क्लाइमेट किस तरह के क्रॉप के लिए सूटेबल है, और वो जगह उस तरह के क्रॉप के लिए फेमस भी होती चली गई।
सीजनल वाइज भी हमने क्लासीफाई कर लिया कि किस सीजन में उस जगह पे कौन सा क्रॉप अच्छे से उगता है। ऐसे करके सीजन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स वी हैव क्लासिफाइड द क्रॉप्स इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला रबी क्रॉप्स, दूसरा खरीफ क्रॉप्स, तीसरा जैद क्रॉप्स, चौथा पेरिनियल क्रॉप्स। इस तरीके से 4 सीजन्स में क्लासिफाइड है। रबी क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं यूजुअली नवंबर से लेकर के मार्च के महीने के बीच में। नवंबर टू मार्च, दे आर यूजुअली ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू मार्च। और नवंबर से मार्च वाला जो सीजन है वो ठंडियों वाला रहता है। इसी कारण इन क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। इसी वजह से इन क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स को यूजुअली ग्रो किया जाता है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के, इसीलिए इन क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि रिलेटिवली टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसी कारण समर क्रॉप्स कहा जाता है। जैद क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं हमारे अप्रैल से लेकर के जून के महीने में, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है नहीं होती है। अप्रैल, मई, जून, अभी जून का महीना चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इन महीनों में। तो अप्रैल से लेकर के जून तक के जो महीने होते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर मंथ्स, इन टाइम पे जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इनको बोलते हैं हॉट समर क्रॉप्स। जैसे एक गर्मी है, एक बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, और एक ठंडी है, कुछ इस तरीके का है। तो समर क्रॉप्स इज़ नॉट दैट समर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन हाँ रिलेटिव वाली बात हो रही है यहाँ पे, रिलेटिवली। मॉनसून भी होता है बीच में, और मॉनसून भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मॉनसून का बिहेवियर थोड़ा सा एर्राटिक हो गया है, इसी वजह से मॉनसून क्रॉप्स यूज़ नहीं करते। अगर मॉनसून क्रॉप्स बोलेंगे ना तो ऐसा समझ में आएगा कि वी आर रिलाइंग अपॉन मॉनसून टू ग्रो दोज क्रॉप्स, लेकिन नो, सिंस द मॉनसून नाउ डेज इज बिहेविंग एराटिकली। लिटरेचर्स में से पिछले दशकों में जितने भी लिटरेचर्स लिखे गए हैं, पहले यहाँ पे लिखते थे, ऐसा नहीं पहले नहीं लिखते थे, पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाले महीनों में बरसात होती है कि नहीं होती, तो लोग यहाँ पे लिखते थे मॉनसून क्रॉप्स। पहले के लिटरेचर्स आप देखोगे, पुराना कोई एडिशन आपको मिलेगा किसी किताब का, तो हमें मॉनसून क्रॉप्स भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर बाद में हटा दिए, फिर उसको समर क्रॉप्स ही रख दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ है, मॉनसून का बिहेवियर चेंज हो गया है, कभी होती है बरसात, कभी नहीं होती है। तो इसी वजह से हम मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, हम एक इरिगेशन स्कीम डेवलप करना चाहते हैं उन तरह के क्रॉप्स के लिए जो इन महीनों में ग्रो करते हैं। इसी वजह से मॉनसून क्रॉप्स हटा करके समर ही रखा जाता है, ठीक है, समर क्रॉप्स। और एक है हॉट समर क्रॉप्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। तो रबी क्रॉप्स जो नवंबर से मार्च के टाइम पे ग्रो करते हैं, जैसे वीट है, ग्राम है, चना, ये सब कैसे हैं, रबी क्रॉप्स हैं। इसके अलावा और भी हैं। खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि राइस हो गया, मेज़ हो गया, ये सब खरीफ क्रॉप्स में। जैद क्रॉप्स में आपको एक गर्मियों के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, आपको गर्मियों के टाइम पे वो दिखता होगा, खरबूजा, तरबूजा, ये सब रोड साइड में आपको दिखता होगा, मार्केट्स में भर भर के होते हैं। ये सब कैसे हैं, ये सब जैद क्रॉप्स हैं, जिनको हॉट समर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे खीरा, कुकुम्बर, ये भी एक जैद क्रॉप ही है, ठीक है। तो ये सब जैद क्रॉप्स हैं। मोर ओवर जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो हैं वो जैद क्रॉप्स में की कैटेगरी में ही आते हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल्स जैद क्रॉप्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरिनियल क्रॉप्स कौन से होते हैं, पेरिनियल क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनका बेस पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेस पीरियड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इनको किसी भी एक सीज़न में कन्फाइन नहीं रख पाते। बेस पीरियड ज़्यादा होने की वजह से हम इनको किसी भी एक सीज़न में कन्फाइन नहीं रख पाते, और इसीलिए इनके लिए अलग ही कैटेगरी बना दी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल है शुगर केन। एग्जाम्पल इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल हमारी कंट्री के लिए है शुगर केन। शुगर केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल क्रॉप एंड इट हैज़ अ बेस पीरियड ऑफ अराउंड 300 डेज। 300 दिन ग्रो करने में शुगर केन को लग जाते हैं, कभी कभी 300 से 350 दिन भी हो जाते हैं। अब बताए ना, हमारी कंट्री में एक मतलब जो तुलसी पूजा के दौरान क्या होता है, शुगर केन वगैरह घर में लाते हैं और उसके बाद उसकी पूजा वगैरह करते हैं तुलसी के अराउंड रख करके, है ना। तो इस दौरान ये जो शुगर केन होता है, आप देखे होंगे मार्केट में साल में एक ही बार होता है जब शुगर केन भर जाता है मार्केट में। आपको रोज़ाना शुगर केन नहीं मिलेगा, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे आपको रोज़ आलू प्याज वगैरह मिलता है उस तरीके से रोज़ाना शुगर केन मिलता है क्या,
नहीं मिलते, गन्ने ऐसे नहीं मिलते। साल में एक बार दिखेंगे, मार्केट में फ्लडिंग हो जाएगी और वो टाइम के बाद फिर आपको अगले साल फिर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ग्रो करने में समय बहुत लग जाता है एंड दैट इज़ अ पेरिनियल क्रॉप। तो इसी वजह से ये एक पैटर्न फॉलो करता है, एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो होता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट इज बेसिकली अ शुगर केन। इसको हमने अलग ही कैटेगरी में रख दिया, दैट इज अवर पेरिनियल क्रॉप्स। अब इसमें एक और चीज़ है कि पानी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। जनरली खरीफ क्रॉप्स में पानी की रिक्वायरमेंट 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रबी क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि रबी क्रॉप्स हैं विंटर के क्रॉप्स। विंटर में इवेपोरेशन कम होता है, लीफ के सरफेसेस से या फिर सॉइल से इवेपोरेशन बहुत कम रहता है। और चूंकि इवेपोरेशन बहुत कम होता है इसी वजह से पानी का लॉस बहुत कम होता है। इसी वजह से पानी की रिक्वायरमेंट हमें रिलेटिवली कम मिलती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग खरीफ क्रॉप्स is usually 2 to 3 times more as compared to volume requirement during the growth of rabi crops. Okay? तो ये सब पॉइंट्स हमको लिखने हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करें। गिव द हेडिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। गिव द हेडिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। लिखिए on the basis of seasons, on the basis of seasons, on the basis of seasons, comma, on the basis of seasons, comma, crops in India have been divided, on the basis of seasons, comma, crops in India have been divided into following categories. Crops in India have been divided into following categories. Crops in India have been divided into following categories. First, Rabi crops. First, Rabi crops. First, Rabi crops. लिखिए इसमें Rabi crops लिखिए. These are usually grown from November to March. These are usually grown from November to March. These are usually grown from November to March. These are usually grown from November to March and are called as winter crops. And are called as winter crops. These are usually grown from November to March and are called as winter crops. Examples लिखिए। मैं जो examples आपको यहाँ पे दे रहा हूँ उसके अलावा और examples की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको इतने ही examples लिखने हैं, इससे ज़्यादा examples सर्च नहीं करने, क्योंकि इंडिया में ही 500 से ज़्यादा varieties of crops को grow किया जाता है। अगर आप यही याद करने की कोशिश करेंगे तो इतना ही एग्ज़ाम तक कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा हूँ उतना लिखिए। एग्जाम्पल वीट, कॉमा ग्राम, कॉमा पल्सेस, कॉमा पोटैटोज, कॉमा बार्ली, BARLEY, बार्ली, कॉमा मस्टर्ड, कॉमा पीज, PEAS, पीज, एटसेट्रा। वीट मतलब तो मालूम ही है हमको, पोटैटो मतलब मालूम है, ग्राम चना मालूम है, पल्सेस मतलब दालें हैं, बार्ली मतलब जौ, मस्टर्ड मतलब सरसों, पीज मतलब मटर। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्रॉप्स हैं ये सब विंटर क्रॉप्स हैं। दूसरा, सेकंड, खरीफ क्रॉप्स। सेकंड वन इज खरीफ क्रॉप्स। लिखिए इसमें खरीफ क्रॉप्स। These are usually grown from July to October. These are usually grown from July to October. These are usually grown from July to October. These are usually grown from July to October and are called as summer crops.
These are usually grown from July to October and are called as summer crops. अब ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही ज़्यादा आप ना उस पर नहीं लेंगे दिल पे कि जुलाई से अक्टूबर है तो 1 जुलाई पे सोइंग हो जानी चाहिए और 31 अक्टूबर को कटाई हो ही जानी चाहिए। नहीं, ये सीजनल वेरिएशंस जो होते हैं जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स डिफ़ाइन किया है, ये उस जगह की जो उस साल की पैटर्न है रेनफॉल का या फिर क्लाइमेट का, उसको भी फॉलो करेंगे। प्लस माइनस 1 मंथ चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें प्लस माइनस 1 मंथ चलता रहता है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, खरीफ क्रॉप्स दीज आर यूजुअली ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर एंड आर कॉल्ड एज समर क्रॉप्स। एग्जाम्पल लिखिए राइस, एग्जाम्पल लिखिए राइस, राइस कॉमा कॉटन, राइस कॉमा कॉटन, राइस कॉमा कॉटन कॉमा ग्राउंड नट, राइस कॉमा कॉटन कॉमा ग्राउंड नट, राइस कॉमा कॉटन कॉमा ग्राउंड नट, फली है ना, मूंगफली, कॉटन मतलब कपास, रुई, कॉमा मेज, मक्का, मेज, मेज कॉमा ज्वार, ज्वार, ज्वार कॉमा बाजरा, ज्वार कॉमा बाजरा एट्सेट्रा। आपको पता है ना, ठंडियों में हम लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग खा रहे हैं, बाजरे की रोटी खा रहे हैं। ठंड में ये सब होता है कि नहीं होता है? तो ठंड में खा क्यों पा रहे हैं? उसके पहले ग्रो कर लिया गया है और उसके पहले इसकी कटाई कर ली गई है। तो अक्टूबर तक के आपका मेज़, बाजरा, ये सब जो है, ये सब की हार्वेस्टिंग हो गई। हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर हम उसको ठंड के टाइम पे कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें ना एक पैटर्न फॉलो करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ज़ैद क्रॉप्स, नेक्स्ट है ज़ैद क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स लिखो इसके बारे में। दीज आर यूजुअली ग्रोन फ्रॉम अप्रैल टू जून, दीज आर यूजुअली ग्रोन फ्रॉम अप्रैल टू जून, दीज आर यूजुअली ग्रोन फ्रॉम अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून, and are called as hot summer crops. These are usually grown from April to June and are called as hot summer crops. These are usually grown from April to June and are called as hot summer crops. And are called as hot summer crops. Example, example, watermelon, watermelon मतलब तरबूज, कॉमा मस्क मेलन, कॉमा मस्क मेलन मतलब खरबूज, MUSK मस्क मेलन। तुम लोग जो लोग वीडियो देख रहे हो वो लोग मस्त मत हो जाओ, हाँ, आराम से बी अटेंटिव, अच्छे से बैठ करके, जैसे क्लास में बैठते हो वैसे बैठ करके पढ़ाई करेंगे। आराम से लेट करके अपने घर के कंफर्ट में बैठे हो आराम से अभी। Make sure that you are attentive. So watermelon, muskmelon, comma vegetables, etc. Vegetables, etc. Vegetables, etc. नोट में एक पॉइंट लिखिए, नोट में एक पॉइंट लिखिए, नोट में एक पॉइंट लिखिए। खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर, Kharif crops require 2 to 3 times more water than Rabi crops. Kharif crops require 2 to 3 times more water than Rabi crops. Kharif crops require 2 to 3 times more water than Rabi crops. 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी लगता है than Rabi crops. Kharif crops require 2 to 3 times more water than Rabi crops. बस एक डेटा है ये, ठीक है। फोर्थ, पेरिनियल क्रॉप्स, पेरिनियल क्रॉप्स, पेरिनियल क्रॉप्स लिखिए इसमें। द क्रॉप्स विच हैव अ लार्ज बेस पीरियड, द क्रॉप्स विच हैव अ लार्ज बेस पीरियड, द क्रॉप्स विच हैव अ लार्ज बेस पीरियड, ब्रैकेट में लिखिए यूजुअली ग्रेटर देन 300 डेज, ब्रैकेट में लिखिए यूजुअली ग्रेटर देन 300 डेज, usually greater than 300 days. The crops which have large base period
usually greater than 300 days and cannot be confined to a particular season and cannot be confined to a particular season and cannot be confined to a particular season। ऐसे में इंडिया में जो क्रॉप है वो है शुगर केन। एग्जाम्पल शुगर केन, एग्जाम्पल शुगर केन। All right, so that's all in the cropping pattern. What is the importance of knowing the cropping pattern and the crops for a particular season? What is the importance? The importance is while solving the questions. जब आप questions को solve कर रहे होंगे तब होगा इसका importance। जैसे for example, अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर और आपसे एक तरीके का क्वेश्चन बना करके पूछते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक कैनाल बनाना चाहता हूँ, एक नहर बनाना चाहता हूँ, एक कैनाल एक पर्टिकुलर कल्चरेबल कमांड एरिया के लिए एक कैनाल बनाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मुझे कितना डिस्चार्ज पास कराना चाहिए, डिज़ाइन डिस्चार्ज, मतलब इसको किस डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करना चाहिए इस कैनाल को। अब ऐसे में पहले मैं ये देखूंगा कि कौन कौन से क्रॉप्स इस पर्टिकुलर कल्चरेबल कमांड एरिया में ग्रो होते हैं। अब जो क्रॉप्स इस कल्चरेबल कमांड एरिया में ग्रो होते हैं तो उन क्रॉप्स को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राइस ग्रो होता है, तो मैं देखूंगा डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर राइस लेट अस सपोज 3 मीटर क्यूब पर सेकंड है। डिस्चार्ज मेज भी ग्रो होता है, मान लो अलग अलग सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होते हैं। वीट ग्रो होता है मान लो, ग्राम ग्रो होता है मान लो, ठीक है, और शुगर केन भी ग्रो होता है मान लो, ठीक है, शुगर केन भी ग्रो होता है। तो लेट अस सपोज मेज है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, वीट है 0.9 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। जितनी भी एरिया होगी उस हिसाब से इसका अपना अपना डिस्चार्ज मिलेगा सबका। मान लो पता लग गया है आपको डिस्चार्ज, और ये है मान लो 2.7 मीटर क्यूब पर सेकंड और ये है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। सम वैल्यूज आर गिवन लाइक दिस, कुछ ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए इतना इतना डिस्चार्ज सब क्रॉप के लिए चाहिए, तो डिज़ाइन डिस्चार्ज इसका क्या होगा। तो इसका जो डिज़ाइन डिस्चार्ज होगा ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीजनल वाइज देखेंगे। सीजन वाइज आप देखेंगे कि भाई ये दोनों क्रॉप्स जो हैं ये है हमारे खरीफ क्रॉप्स, ये जो दोनों क्रॉप हैं ये है हमारे रबी क्रॉप्स, और ये हमारा है पेरिनियल क्रॉप जो सबके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ये पेरिनियल क्रॉप है जो कि इसके साथ भी और इसके साथ भी ओवरलैप करेगा। मतलब कैनाल से जो डिस्चार्ज पास होगा वो शुगर केन तो उसमें हमेशा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खरीफ के सीज़न के साथ भी ओवरलैप करेगा और रबी, जैसे मान लो पूरा साल भर है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा, ठीक है, पूरा साल भर है। तो शुगर केन तो हमारा 300 दिन का बेस पीरियड लेकर के बैठा है, मतलब वो 300 दिन मतलब समझ रहे हो, ये सब में इंक्लूड करेगा, ये उसमें भी जाएगा अपने रबी सीज़न में, खरीफ सीज़न में भी। तो मान लो ये रबी सीज़न ये वाली स्टार्टिंग वाली है, ये मान लो ऐसा ये रबी सीज़न है और एक खरीफ सीज़न यहाँ पे कहीं पर है खरीफ सीज़न, ठीक। तो इसमें क्या करना होगा, रबी सीज़न में जो शुगर केन को डिस्चार्ज चाहिए और रबी सीज़न में जो रबी के क्रॉप्स को डिस्चार्ज चाहिए वो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली खरीफ सीज़न में हमें खरीफ सीज़न के क्रॉप्स के लिए और शुगर केन के डिस्चार्ज को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तब जाके इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा ये मेरा डिज़ाइन डिस्चार्ज। क्यों, सीज़न अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे कि द डिज़ाइन डिस्चार्ज विल बी द मैक्सिमम ऑफ, डिज़ाइन डिस्चार्ज विल बी द मैक्सिमम ऑफ खरीफ सीज़न प्लस पेरिनियल क्रॉप और रबी सीज़न प्लस पेरिनियल क्रॉप। अगर जैद भी मैं दे देता तो जैद सीजन प्लस पेरिनियल क्रॉप। तो पेरिनियल क्रॉप का डिस्चार्ज तो हमें हमेशा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सब में इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। 300 दिन है ना, एक साल में कितने 360 दिन, 60 ही दिन तो कम हुए, तो कहीं ना कहीं वो बाकी सीजन में तो इंक्लूड हो ही गया ना। तो जिस मोमेंट पे वो इंक्लूड हो गया बाकी सीजन्स में, तो हमें अपने कैनाल को इक्विप रखना होगा उस पर्टिकुलर वर्स्ट कंडीशन के लिए। तो ऐसे में डिज़ाइन डिस्चार्ज निकलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 3 2 5 और ये 0.5 5.5, 2.7 और 0.9 3.6 3.6 और 0.5 कितना हो गया 4.1। ये यहाँ पे आ रहा है 4.1, वहाँ से आ रहा है 5.5। तो ऐसे में डिज़ाइन डिस्चार्ज हो जाएगा 5.5 क्यूमेक। डिज़ाइन डिस्चार्ज कितना हो जाएगा 5.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा ना। 3 2 5 और 0.5 5.5, ठीक है, और ये जो है उससे कम है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें क्रॉपिंग पैटर्न पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्रॉप किस सीजन का होता है। ये जो मैंने आपको कुछ कॉमन क्रॉप्स लिखवा रखे हैं ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द क्रॉपिंग पैटर्न इन अवर कंट्री सो दैट यू आर एबल टू डिजाइन द इरिगेशन स्कीम्स। इरिगेशन स्कीम में कैनाल है, फिर रिजर्वायर में कितना पानी स्टोर करके रखना है टू सेटिस्फाई दिस डिमांड एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लिख लिए लोग, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो है हमारा थ्योरी ऑफ कंजम्पटिव यूज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कंजम्पटिव यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हियर इट इज़ द थ्योरी ऑफ कंजम्पटिव यूज़। कंजम्पटिव यूज़, कंजम्पशन, कंजम्पटिव यूज़ यानी कि कंजम्पशन। जब भी कभी जो पानी स्टोर होता है वो ही अल्टीमेटली कंज्यूम होता है। जो पानी स्टोर नहीं हुआ वो कंज्यूम कैसे होगा? कंज्यूम जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजम्पटिव यूज़ की जब बात करते हैं किसी क्रॉप की, तो पहले हम वो पानी देखते हैं जो यहाँ पे स्टोर हुआ इफेक्टिवली, कहाँ पे, रूट जोन में जो स्टोर हुआ उस पानी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये मान लो एक क्रॉप ग्रो कर रहा है और ये उसका रूट जोन है, ये इसका रूट जोन है। कुछ पानी यहाँ पे स्टोर हो गया। जो पानी यहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, जो पानी यहाँ पे स्टोर होता है, जो वाटर स्टोर होता है, वो पानी यहाँ पे कुछ यूसेज में चला जाता है। जो पानी इस पर्टिकुलर रूट जोन में स्टोर होता है, द वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन, द वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन गेट्स यूज्ड अप बाय दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा सरफेसेस से, यस। तो जो पानी स्टोर होगा वो उसका एक पोर्शन कर जाएगा इवेपोरेट, तो ये हो गया इवेपोरेशन, ये हो गया इवेपोरेशन। इसके बाद एक पोर्शन जो कि रूट्स ने कंज्यूम किया, एक पोर्शन जो कि रूट्स ने कंज्यूम किया और वो लीव्स तक के पहुंचा, फिर लीव्स के सरफेसेस से भी होता है इवेपोरेशन, जिसको टेक्निकली कहते हैं ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। ये जो लीव्स हैं, लीव्स से जो इवेपोरेशन होता है वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन, दैट इज ट्रांसपिरेशन। और जो तीसरा पोर्शन होता है, एक इवेपोरेशन तो हो गया और दूसरा हो गया ट्रांसपिरेशन, ये कंजम्पशन में जा रहा है, और तीसरा जो पोर्शन होता है वो जाता है मेटाबॉलिज्म में। तीसरा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया सेल बनेगा प्लांट की बॉडी में। जो नया सेल बनेगा उसमें कुछ ना कुछ पानी स्टोर होगा, ऑल्दो वो बहुत कम होगा ग्रांटेड, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। बहुत कम ज़रूर होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो कोई भी नया सेल बनेगा उसमें थोड़ा सा पानी स्टोर तो होगा। हम लोग जो पानी पीते हैं, मान लो दिन भर में 5 लीटर पानी पी लिए, अब क्या हमारा वॉल्यूम 5 लीटर बढ़ जाता है क्या? नहीं। हमारे बॉडी में जो नए सेल्स रोज़ाना बनते हैं, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, कुछ कट छिल गया है वहाँ पे नया सेल आता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी स्टोर हो जाता है और बाकी का पानी एक्सटर्नली डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हमारी बॉडी में भी जैसे बहुत ही एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कंज्यूम्ड वाटर नए सेल्स में रोज़ाना जो हम पानी यहाँ पे खुद कंज्यूम करते हैं, तो एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारी बॉडी में स्टोर होता है और बाकी सब बाहर निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर भी एक स्मॉल फ्रैक्शन कुछ नए सेल्स को बनाने में के काम आता है, बाकी ट्रांसपिरेशन में चला जाता है, बाकी ट्रांसपिरेट कर जाता है। तो ऐसे करके 3 कंपोनेंट होते हैं और इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है कंजम्पटिव यूज। इन तीनों को दोस्तों मिलाकर ही कहा जाता है क्या? कंजम्पटिव यूज। अब लिटरेचर्स, जितने भी लिटरेचर्स देख लो, हर जगह कंजम्पटिव यूज, इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं CU से, CU से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजम्पटिव यूज को ये लोग क्या करते हैं? इवेपो ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। क्या करते हैं? इसको इवेपो ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। समझ रहे हो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इवेपो ट्रांसपिरेशन जो वर्ड है वो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इवेपोरेशन, द सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब इवेपो, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपिरेशन ऐसा क्यों नहीं बोले? ऐसा इसलिए नहीं बोले क्योंकि मेटाबॉलिज्म में या बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स में जो पानी कंज्यूम होता है
अगर मैं टोटल वाटर जो प्लांट के लिए दिया गया है उसके कंपैरिजन में मेटाबॉलिज्म जो नए सेल्स में यूज़ हुआ है पानी वो कंपेयर करूं तो हार्डली कुछ भी होगा, नेग्लिजिबल ही होगा। तो इसी कारण मेटाबॉलिज्म को नेग्लेक्ट करते हुए कंजम्पटिव यूज यानी कि जो कंजम्पशन हुआ है उसको इवेपो ट्रांसपिरेशन के बराबर ले लेते हैं। इवेपो ट्रांसपिरेशन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ईटी से, ईटी इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो कंजम्पटिव यूज इज टेकन नियरली इक्वल टू इवेपो ट्रांसपिरेशन बिकॉज इफ समबडी आस्क यू इन एन इंटरव्यू कि कंजम्पटिव यूज को इवेपो ट्रांसपिरेशन के बराबर क्यों लेते हैं, तो आपका आंसर होगा बिकॉज सर मेटाबॉलिज्म takes up certain amount of water, but with respect to the water consumed in evaporation and transpiration both, the water stored in the formation of new cells is highly negligible. So for all practical calculation purposes, we can treat consumptive use as equal to evapotranspiration. So that is what is our consumptive use. Okay? चलिए पहले इसकी definition वगैरह लिखते हैं, फिर हम लोग इसके आगे आते हैं. Give the heading theory of consumptive use. लिखिए थ्योरी ऑफ कंजम्पटिव यूज में लिखिएगा कंजम्पटिव यूज फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, कंजम्पटिव यूज फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज डिफाइंड एज कंजम्पटिव यूज फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज डिफाइंड एज consumptive use for a particular crop is defined as the total amount of water used by the crop, the total amount of water used by the crop, the total amount of water used by the crop in its metabolism, in its metabolism इन इट्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के ब्रैकेट में लिखिएगा बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द क्रॉप, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द क्रॉप, next one, transpiration from the crop, transpiration from the crop and usual evaporation from the surfaces, and usual evaporation from the surfaces, and usual evaporation from the surfaces in any specified time, usual evaporation from the surfaces in any specified time. Usual evaporation from the surfaces in any specified time. Full stop. Since water consumed in metabolic activities, since water consumed in metabolic activities, since water consumed in metabolic activities is negligible, since water consumed in metabolic activities is negligible in comparison to evaporation and transpiration, since water consumed in metabolic activities is negligible in comparison to evaporation and transpiration, comma, consumptive use is directly taken equal to evapotranspiration, consumptive use is directly taken equal to evapotranspiration, consumptive use is directly taken equal to evapotranspiration. All right, ठीक है। इसके बाद नोट में एक पॉइंट लिखिए, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ कंजम्पटिव यूज, द वैल्यू ऑफ कंजम्पटिव यूज
the value of consumptive use can be different for different crops. The value of consumptive use can be different for different crops. The value of consumptive use can be different for different crops, and it can be different for the same crop, and it can be different for the same crop, and it can be different for the same crop at different places and different times. Can be different for the same crop at different places and different times. Different places and different times. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है ना, कहाँ से दिख रहा था? मैं भी दिख रहा था क्या? नहीं ना, हाँ ठीक है, ओके, बोर्ड दिखना चाहिए ना। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कंजम्पटिव यूज की वैल्यू है वो दो क्रॉप के लिए अलग अलग हो सकती है, कोइंसिडेंटली सेम भी हो सकती है। अच्छा, एक सिमिलर टाइप के क्रॉप के लिए मान लो राइस की एक वैरायटी है जो छत्तीसगढ़ में ग्रो होती है, जो एनसीआर में भी ग्रो होती है, तो उसी सेम वैरायटी ऑफ राइस की कंजम्पटिव यूज की वैल्यू छत्तीसगढ़ में डिफरेंट हो सकती है, एनसीआर में डिफरेंट हो सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट चीज़ें भी हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो जिस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऐसे में वहाँ पे इवेपो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। सीजन वाइज भी चेंजेस आते हैं, ठीक है कि नहीं, टेम्परेचर वाइज चेंजेस आते हैं, वही बात है। तो इस तरीके से ये सब चेंजेस हो सकते हैं। अब आप लोग इसको लिख लेंगे, इसको ये जो बोर्ड में बना हुआ है इसको लिख लेंगे, ये दिखा दो, दिखा हुआ है ना, ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देखने वाले हैं हमारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स सच एज कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR, ठीक है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR। बट उसको पढ़ने से पहले है ना, पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, कंजम्पटिव यूज का मतलब समझ में आ गया, CU का मतलब, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CU से, ठीक है। और एक और मैंने आपको बता रखा था P इफेक्टिव पिछले लेक्चर्स में। P इफेक्टिव मतलब यूजफुल रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल, वो रेनफॉल जो कि क्रॉप की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। मैंने ये भी बताया था हाइड्रोलॉजी का P इफेक्टिव डिफरेंट होगा और यहाँ का P इफेक्टिव डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बता रखा है आपको, इसको यूज करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या है? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? सही बात है, CIR, दैट इज कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज कंजम्पटिव यूज माइनस P इफेक्टिव। इट इज डिफाइंड एज कंजम्पटिव यूज माइनस P इफेक्टिव। आ रहा है इस लाइन के बाद वाला पूरा? ठीक है। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है कंजम्पटिव यूज माइनस P इफेक्टिव। ये क्या है? इसको समझने से पहले ये समझो कि इरिगेशन क्या है। ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट है ना, तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू असिस्ट whom? असिस्ट रेनफॉल। तो अगर मेरी क्रॉप की कंजम्पटिव यूज नीड यानी कि इवेपो ट्रांसपिरेशन नीड, अब ये इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन को क्रॉप की नीड मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हो के रहेंगी। अगर हमने फील्ड में पानी डाला है और वो स्टोर हुआ है तो स्टोर होने के बाद इवेपोरेशन भी होकर रहेगा, ट्रांसपिरेशन भी होकर रहेगा, और इसीलिए जो पानी स्टोर कराया जाएगा वो इवेपोरेट भी करेगा, ट्रांसपिरेट भी करेगा। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम सिर्फ ट्रांसपिरेशन करवाएंगे, इवेपोरेशन होने नहीं देंगे? कैसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन गो हैंड इन हैंड। भले ही उसका एक पोर्शन इवेपोरेट जो कर गया वो प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं किया,
लेकिन वो ऐसा पोर्शन है जो होकर रहेगा, इसीलिए जो चीज़ होकर रहेगी बेटर होगा उसको, जो चीज़ जो हमें करवानी है कंजम्पटिव यूज़ के लिए, जो ट्रांसपिरेशन वाला पानी यूज़ करवाना है, उन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमने टर्म कह दी कंजम्पटिव यूज़। तो हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहें या इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप कहें, बात एक ही है। इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप भी अगर हम कहेंगे तो भी बात एक ही बनेगी। इसलिए एक ही बनेगी क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन एक ऐसा टर्म है जो क्रॉप के लिए इनेविटेबल है, वो होके रहेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ इवेपोरेशन कराऊंगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होने दूंगा, या वाइसा वर्सा ट्रांसपिरेशन ही कराऊंगा, इवेपोरेशन नहीं होने दूंगा, दैट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल, क्योंकि फील्ड इज़ ओपन। तो सरफेसेस में जहाँ पे पानी स्टोर हुआ है वहाँ से बिना प्लांट के कंज्यूम हुए इवेपोरेट होके रहेगा, और जो पानी रूट में गया है, रूट से लीव्स से ट्रांसपिरेट भी होके रहेगा। तो ये है हमारी नीड, ये हमारी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? नीड होता है। ये हमारी नीड है। तो हमें इरिगेशन यानी कि एक्सटर्नली अप्लाई करने की नीड कितनी है, हमें एक्सटर्नली अप्लाई करने की नीड कितनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फील्ड है मेरे पास, इस फील्ड में जो क्रॉप है, इस क्रॉप की कंजम्पटिव यूज़ की जो नीड है वो है, मान लो 5 mm पर डे की इसकी नीड है। क्या है? कंजम्पटिव यूज़ है। तो और उसमें से क्या हुआ, इसकी नीड इतनी है, मतलब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों इतना होकर रहेगा। उसमें से उसी दिन होता क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल भी हो जाती है। मान लो 2 mm पर डे के रेट से इफेक्टिव रेनफॉल भी होती रहती है, और इसको रोज़ जो इवेपोर ट्रांसपिरेशन चाहिए 5 mm पर डे। तो इरिगेशन के थ्रू जो हम सप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या वो 5 mm पर डे सप्लाई करेंगे? नो, हम सप्लाई करेंगे 3 mm पर डे, ताकि 3 mm पर डे हमने दिया, असिस्ट किया किसको? रेनफॉल को, जो कि थी 2 mm पर डे, तो मिला के बन गया 5, जो क्रॉप की नीड सेटिस्फाई कर गया। तो ये है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CU माइनस P इफेक्टिव। CU जैसे 5 mm पर डे माइनस P इफेक्टिव 2 mm पर डे, बन गया 3 mm पर डे। ऑलराइट। दूसरा जो टर्म है दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड ऑब्वियसली NIR। कैसे NIR को डिफाइन करते हैं? NIR इज गिवन एज CIR प्लस LR प्लस PSR। CIR प्लस LR प्लस PSR कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो कि है हमारे पास, वो तो है ही, प्लस लीचिंग की रिक्वायरमेंट प्लस प्री सोइंग की रिक्वायरमेंट। लीचिंग की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया है कि लीचिंग में जो हम लोग लीचिंग रिक्वायरमेंट लिख रहे थे, वो लीचिंग रिक्वायरमेंट परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर उसको डेप्थ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बताओ, परसेंटेज के फॉर्म में लीचिंग रिक्वायरमेंट लिखोगे या डेप्थ के फॉर्म में? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्थ के फॉर्म में। जैसे मान लो कि आपकी लीचिंग रिक्वायरमेंट आ रही है, थोड़ा यहाँ पे ले आओ कैमरा, अगर मान लो आपकी लीचिंग रिक्वायरमेंट आ रही है 5%, तो ये क्या है? ये है DD/DI इंटू 100। तो इससे आप डेप्थ निकाल लोगे कि डेप्थ ऑफ लीचिंग कितना है, तो DI इंटू 0.05 कर दोगे। तो ऐसा करके आपको डेप्थ ऑफ द वाटर ड्रेन्ड फॉर लीचिंग यानी कि लीचिंग रिक्वायरमेंट डेप्थ के टर्म्स में मिल जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये डेप्थ्स हैं, तो यहाँ पे लीचिंग रिक्वायरमेंट किसके टर्म में लिखोगे आप? लीचिंग रिक्वायरमेंट लिखोगे डेप्थ के टर्म्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लीचिंग रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। एक और टर्म यहाँ पे आ रहा है, ये भी डेप्थ के टर्म्स में और ये भी यूजुअली डेप्थ के टर्म्स में। बहरहाल अगर मान लो डेप्थ नहीं भी बोलूँ मैं बोलूँगा सेम यूनिट्स रखना। अगर डेप्थ नहीं है, मान लो वॉल्यूम है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दी तो वॉल्यूम ऐड कर देना, एक ही बात है। ठीक है। PSR क्या होता है? PSR होता है, PSR इज प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। PSR इज प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। अब ये प्री सोइंग रिक्वायरमेंट क्या है? आ रहा है, ये आ रहा है ना पूरा? प्री सोइंग रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है, कभी कभी यूज होता हुआ ये टर्म है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा वीट है अभी फील्ड में और मार्च में हम लोग को जो है कटाई करनी है वीट की। ठीक, तो जैसा भी हुआ भी था लॉकडाउन के टाइम पे, है ना, कटाई करनी थी तो फार्मर्स को बड़ी परेशानी हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ सही कुछ गलत जैसे भी, लेकिन हाँ कुछ स्टेट्स में ठीक कुछ स्टेट्स में गलत, तो जो भी था, लेकिन जो कटाई होती है
तो मान लीजिए कि कटाई तो थोड़ी सी डिले हो रही है, ठीक है, और अब हमको क्या करना है, हमको अगला वाला जो सीज़न है उसका सीड या बीज बो देना है। अब हम इरिगेट तो कर रहे हैं फील्ड को, और हमने क्या किया, अगले सीज़न के बीज को भी बो दिया साथ ही साथ। मतलब यहाँ पे वीट एकदम है, पूरा भरा पड़ा है वीट से। हमने बीच बीच में जहाँ जहाँ पे हम फील्ड में कर सकते थे ऐड, वहाँ पे हमने सीडिंग या सोइंग कौन से सीज़न की, नेक्स्ट सीज़न की कर डाली। अब ऐसा ना रेयर केसेस में होता है, हमेशा नहीं होता। इसी कारण कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा करके देख लो, कहीं पे भी प्री सोइंग रिक्वायरमेंट नहीं दिया, हर जगह जीरो रहता है, क्योंकि सही तरीका है नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सोइंग कर देते हैं। अब अगर मान लो सोइंग कर दिया हमने, अगर मान लो हमने सोइंग कर दिया तो सीड जर्मिनेट होता है, फूलता है कि नहीं। तो अगर मेरे क्रॉप को चाहिए मान लो 5 mm पर डे इसको चाहिए, और रेनफॉल हो रही है 2 mm पर डे के रेट से, अच्छा सीड जो हमने डाल रखे हैं वो भी कुछ पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। वो क्या कि वो मान लो 1 mm पानी हर दिन कंज्यूम कर लेते हैं। सीड कैसे कंज्यूम करते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, जर्मिनेशन में वो कंज्यूम करते हैं, तो 1 mm पर डे। तो अगर मैंने अभी भी, आप खुद ही सोचिएगा कि अगर मैंने पिछले केस के कंपैरिजन से किया और अगर मैंने अभी भी इरिगेशन 3 mm पर डे ही किया, तो क्या 3 mm पर डे का इरिगेशन क्रॉप के 5 mm पर डे को सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं, क्योंकि 3 mm और 2 mm मिलेगा 5, लेकिन कंजम्पशन हो रहा है 5 और 1 6 mm। ऐसे में हमें यहाँ पे जब इरिगेट करेंगे तो 1 mm पर डे और ऐड करना पड़ेगा, ताकि जितना हम डालें उतना कंज्यूम होने के बराबर हो जाए। इसीलिए यहाँ पे प्री सोइंग ऐड कर दी है। और लीचिंग अगर मान लो कर रहे हैं हम, मान लो कि 2 या 3 mm की लीचिंग हो रही है, तो इसमें वही 2-3 mm और ऐड कर देंगे। तो ये लीचिंग और प्री सोइंग को जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलती है, लीचिंग और प्री सोइंग को जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलती है, कंजम्पटिव में जोड़ेंगे तो बनती है वो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि NIR। गॉट द पॉइंट क्लियर? इसके बाद तीसरा है हमारा, थर्ड वन इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज FIR। क्या है देखिए, द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट is given as the net irrigation requirement plus the field losses, plus the field losses। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस विच लॉसेस, फील्ड लॉसेस। फील्ड लॉसेस में हम क्या क्या लेते हैं दोस्तों? फील्ड लॉसेस में हम 2 चीज़ें लेते हैं, मैं फिर से रिकॉल कराऊँ आपको। एक होता है रन ऑफ लॉस और दूसरा होता है डीप पर्कुलेशन लॉस। रन ऑफ लॉस और डीप पर्कुलेशन, उन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐसे में जो हमारी फील्ड में इरिगेट करने की रिक्वायरमेंट आएगी वो नेट प्लस फील्ड के लॉसेस को ऐड करने पे आएगी। अच्छा, अगर हमें मान लीजिए फील्ड लॉसेस की वैल्यू पता है कि मान लो कि 3 mm पर डे फील्ड लॉसेस, 4 mm पर डे फील्ड लॉसेस, ऐसा कुछ है, तो हम NIR में उसको ऐड कर देंगे, ठीक बात है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए एप्लीकेशन एफिशिएंसी पता है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी जस्ट अभी हमने देखा, एप्लीकेशन एफिशिएंसी वो होती है जो किसको कंसिडर करके निकाली जाती है, फील्ड लॉसेस को कंसिडर करके जो एफिशिएंसी निकलती है वो होती है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। फील्ड लॉसेस को कंसिडर करके जो एफिशिएंसी निकलती है वो एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अप्लाई करने के टाइम पे वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड, दैट इज एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो इट हैज ऑलरेडी इंक्लूडेड, अगर एप्लीकेशन एफिशिएंसी दी है तो इट हैज ऑलरेडी इंक्लूडेड द फील्ड लॉसेस, एंड इन दैट केस आप क्या करिए, आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, NIR डिवाइडेड बाय ईटा ए कर सकते हैं, डिवाइड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी। या तो आप ऐसा करो, एप्लीकेशन एफिशिएंसी को यूज़ करके आप ये निकाल लो कि लॉसेस की वैल्यू कितनी है और फिर वो लॉसेस की वैल्यू को ऐड कर दो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो, क्योंकि लॉसेस की वैल्यू किस में ऐड करोगे, इसी में NIR में ना ऐड करोगे, तो या तो इंडिविजुअली निकाल के लॉसेस को ऐड कर दो, या फिर वो जो परसेंटेज है एप्लीकेशन एफिशिएंसी का उससे सीधे डिवाइड मार दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, तो बात वही पड़ जाएगी, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही आएगी दोनों केसेस में, कॉन्सेप्ट वही है, तो NIR बाय ईटा ए, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, जनरली हमारी जो फील्ड्स हैं, इंडियन कंडीशंस की फील्ड है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू द फील्ड्स इन द वर्ल्ड। दे आर मोर फर्टाइल and therefore there is less salt concentration and therefore leaching requirement, pre-sowing requirement is usually zero, तो अगर if leaching requirement is equal to pre-sowing requirement is equal to 0,
इफ लीचिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू प्री सोइंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 0, तो ऐसे में NIR बराबर CIR हो जाएगा कि नहीं, देखो अच्छे से, NIR बराबर CIR हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों बराबर। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं FIR इज इक्वल टू सिंपली CIR बाई ईटा ए, ऐसा लिख सकते हैं? यस, सिंपली हम वी कैन राइट डाउन लाइक दिस। या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CIR प्लस द फील्ड लॉसेस बिकॉज LR एंड PSR बोथ आर 0। गॉट द पॉइंट, वेरी क्लियर, राइट। चलो, तो यहाँ तक के हुआ हमारा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब आते हैं हम यहाँ पर चौथा होता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। चौथा होता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड दैट इज GIR, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस का मतलब हमेशा ही टोटल होता है। अब बताइए कौन से लॉसेस रह गए? फील्ड के लॉसेस को तो हमने ले लिया, लीचिंग रिक्वायरमेंट, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट को भी ले लिया, रेनफॉल के इफेक्ट को भी ले डाला हमने, सब कुछ ले लिया। बचे हैं अब वो वाले लॉसेस, कौन से वाले? वो लॉसेस जो कि हमें स्टार्टिंग से दिखते हैं, कौन से? कन्वेयंस लॉसेस। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस कन्वेयंस लॉसेस, कन्वेयंस लॉसेस, ठीक है। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस कन्वेयंस लॉसेस। ऑल्सो जैसे कि कन्वेयंस लॉसेस किस एफिशिएंसी में आता है? कन्वेयंस एफिशिएंसी में। तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया, अभी हम यहाँ पे ईटा सी से डिवाइड कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो GIR हो जाएगा FIR बाय ईटा सी। अच्छा, एक और चीज़, FIR को हम क्या लिखते हैं? FIR को लिखते हैं NIR बाय ईटा ए। तो ये डिनोमिनेटर में अब ईटा ए इंटू ईटा सी दोनों आ जाएगा। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी बताइए, ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी बताइए, तो ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी डिफाइंड है ईटा ए इंटू ईटा सी, जो कि आ गया डिनोमिनेटर ऑफ GIR, डिनोमिनेटर ऑफ दिस NIR बाय दिस। तो यहाँ से GIR को हम ये भी लिख सकते हैं NIR बाय क्या? ईटा नॉट, दैट इज अवर ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी। और अगर इफ एट ऑल, जस्ट अ स्पेशल केस, इफ LR इज इक्वल टू PSR इज इक्वल टू 0, अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट और प्री सोइंग रिक्वायरमेंट दोनों हो जाती है दोस्तों 0, तो ऐसे में हम क्या लिख पाएंगे? तो ऐसे में हम लिख पाएंगे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू CIR डिवाइडेड बाय ईटा नॉट, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट्स आई इरिगेशन की? 4। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे लेके आओ, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और इसके बाद ऑल द वे हियर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से 4 इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, चारों को लिखेंगे। लेकिन हाँ, समराइज करते हैं और एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको इसको याद करने में आसानी रहे। कैसा डायग्राम बनाएंगे? देखिए, हमारा ये क्रॉप है और हमारा एम है इसकी नीड को सेटिस्फाई करना। अच्छा, इसकी नीड एक पोर्शन सेटिस्फाई हो रही है कहाँ से? रेनफॉल से, तो वो है P इफेक्टिव, मैंने लिख दिया उसको। तो जो हम कंजम्पटिव नीड के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं वो है हमारी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही पानी देंगे तो हम लीचिंग और प्री सोइंग में अगर लॉस कर गए तो कंजम्पटिव इतना नहीं दे पाएंगे। इसी कारण नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हमने क्या किया? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हमने लीचिंग और प्री सोइंग ऐड कर दिया, लीचिंग और प्री सोइंग रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम इतना ही नेट इरिगेट करेंगे तो हम फील्ड लॉसेस में कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे, तो हम फील्ड में और ज़्यादा डालेंगे। अगर हम फील्ड में और ज़्यादा डालेंगे तो हमने इसमें ऐड किया कौन से लॉसेस? इसमें ऐड किए हमने फील्ड लॉसेस। तो फील्ड में हमने इतना डाला, फील्ड में लॉस होने के बाद इतना आया क्रॉप तक, लेकिन उसमें भी लीचिंग में कुछ चला गया, प्री सोइंग में कुछ चला गया, तो इफेक्टिवली क्रॉप की नीड के लिए उतना ही मिला CIR। अगर हम अपने मेन कैनाल से इतना ही निकाल दिए, मान लो गलती से FIR के बराबर मेन कैनाल से निकाल दिए, तो पहुंचते पहुंचते तक तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगी। तो मेन कैनाल से इससे ज़्यादा निकालना होगा ताकि फील्ड तक इतना पहुंचे।
तो मेन कैनाल से जो इससे ज़्यादा निकालेंगे वो है हमारा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, विच विल टेक केयर ऑफ आवर कन्वेयंस लॉसेस, which will take care of our conveyance losses. And that is how you can simply keep this image in your mind to make sure that you don't forget the concepts. All right, so this is how you can summarize the whole things which we have seen right now. Clear? Simple? चलो लिखो irrigation requirements. पहला, first, consumptive irrigation requirement, CIR. Consumptive irrigation requirement, CIR. Consumptive irrigation requirement. लिखिए, it is the amount of irrigation water. It is the amount of irrigation water. It is the amount of irrigation water that is required to meet. It is the amount of irrigation water that is required to meet the evapotranspiration needs. It is the amount of irrigation water that is required to meet the evapotranspiration needs apart from useful or effective rainfall. The amount of irrigation water that is required to meet the evapotranspiration needs apart from useful or effective rainfall. Apart from useful or effective rainfall. ब्रैकेट में लिख देना P effective, ठीक है, P effect, P और फिर नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना EFF, P EFF, ठीक है। ये सब फॉर्मूले और मैंने आखिरी में लास्ट में लिख देना, पहले सारी डेफिनेशंस लिख लो। Second, net irrigation requirement, NIR. Net irrigation requirement, NIR. लिखिए, it is the amount of water required to meet. It is the amount of water required to meet evapotranspiration needs. Evapotranspiration needs. Evapotranspiration needs as well as leaching requirement, as well as leaching requirement, as well as leaching requirement and pre-sowing requirement, as well as leaching requirement and pre-sowing requirement. ब्रैकेट में लिखिए if any, मतलब अगर है तो, क्योंकि यूजुअली नहीं ही होता है, लेकिन अगर है तो कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रैकेट में लिखिए if any, if any. Third one, field irrigation requirement, FIR. Third one, field irrigation requirement, FIR. इसमें लिखिएगा field irrigation requirement, FIR. इसमें लिखिएगा it is the amount of water required to meet NIR. It is the amount of water required to meet. It is the amount of water required to meet. It is the amount of water required to meet NIR. To meet NIR, as well as the amount of water lost. As well as the amount of water lost, as well as the amount of water lost as surface runoff, amount of water lost as surface runoff and through deep percolation, as well as the amount of water lost as surface runoff and through deep percolation. Deep percolation क्या होता है? Percolation below the root zone. We know that, right? Just revising. And through deep percolation. ठीक? चौथा definition लिखिए, gross irrigation requirement. Gross irrigation requirement, GIR. लिखिए definition. It is the amount of water required.
It is the amount of water required to meet FIR. It is the amount of water required to meet FIR as well as the amount of irrigation water lost, as well as the amount of irrigation water lost in conveyance, as well as the amount of irrigation water lost in conveyance, कन्वेंस के दौरान जो लॉस हो गया, ठीक है, कि भाई GIR इज ऑलवेज ग्रेटर देन FIR, इट इज ग्रेटर देन NIR इन जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है, इज ग्रेटर देन CIR इन जनरल, ठीक है, तो ये चीज़ दिखा दो पूरा। ऑल राइट, मेथड्स टू डिटरमाइन कंजम्पटिव यूज, ठीक। अब ये जो कंजम्पटिव यूज हमने लिख रखा है CU, what are the various methods to determine the consumptive use? So let us understand how do you determine the consumptive use. Evapotranspiration हो रहा है, मतलब हमें कोई एक तरीका चाहिए मेजर करने का कि फील्ड में किस रेट से इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि कंजम्पटिव यूज़ 5 mm पर डे है, 4 mm पर डे है, ये कैसे मिला? कोई ना कोई तरीका होगा, उसी तरीके से मिला होगा, राइट? तो वही बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा एक नहीं, बहुत सारे रिसर्चर्स ने एक से एक तरीके अलग अलग निकाले हैं। तो उन सारे तरीकों पे हम अभी क्या डालेंगे? वो डालेंगे जो पटना में बहुत कम आता है, प्रकाश, है ना, वो डालते हैं। चलो, तो पहला, तो अब यहाँ पे मेथड्स टू डिटरमाइन कंजम्पटिव यूज, पहले मैं सारे मेथड्स लिख देता हूँ। मेथड्स to determine consumptive use, that is CU. So what I have done is I have divided these methods into two categories. First one are the field methods, जिसमें कोई assumption वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। आप फील्ड में टेस्टिंग करते हैं, आपको वैल्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें जो मेथड्स हैं, चलिए इनके नाम आपको मैं सबसे पहले बता दूं। इसमें होता है एक मेथड जिसको कहते हैं टैंक और लाइजीमीटर मेथड, टैंक और लाइजीमीटर मेथड। जो दूसरा मेथड होता है इसमें, दैट इज सॉइल मॉइस्चर स्टडीज ऑन प्लॉट्स। ये बहुत ही फेमस मेथड है दूसरा वाला, सॉइल मॉइस्चर स्टडीज ऑन प्लॉट्स। प्लॉट्स मतलब फील्ड, फील्ड जो फील्ड का टुकड़ा है ना, उसको प्लॉट। तीसरा फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। चौथा इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज़, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये छोटी छोटी टेस्ट फील्ड्स बनाकर किया जाता है। इनफ्लो आया कितना, आउटफ्लो कितना गया, चेंज इन स्टोरेज कितना हुआ, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज़ करते हैं। और एक होता है इंटीग्रेशन मेथड, इसमें वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला नहीं है, ये इंटीग्रेट किया जाता है वेरियस अरेंजमेंट्स को फील्ड में, तो इंटीग्रेशन मेथड इसको कहा जाता है, फील्ड मेथड्स। उसके बाद दूसरे जो मेथड्स हैं ना, वो इक्वेशंस हैं, थोड़े एम्पेरिकल नेचर के हैं, कि भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा ये जो है एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आपको थोड़ा जल्दी, भले ही आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जल्दी मिल जाएगी, तो ऐसे में ये एम्पेरिकल मेथड्स हैं हमारे पास। इसमें पहला जो कि बहुत फेमस है, दैट इज़ ब्लेनी क्रिडल मेथड, बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है इंडिया में, ब्लेनी क्रिडल मेथड। दूसरा भी एक पॉपुलर मेथड है, यह है हारग्रीव्स क्लास ए, हारग्रीव्स क्लास ए पैन इवेपोरेशन मेथड, हारग्रीव्स क्लास ए पैन इवेपोरेशन मेथड। तीसरा है मॉडिफाइड पेनमैन मेथड, मॉडिफाइड पेनमैन मेथड। चौथा है जेंसन हेज मेथड, जेंसन हेज मेथड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये यूएस की कंडीशंस के लिए ठीक है, नाम पता होना चाहिए, मैथ्स द कॉलम में आ गया तो। और थॉर्नथवेट मेथड, थॉर्नथवेट, WAITE, थॉर्नथवेट मेथड,
ठीक है, थॉर्नथवेट मेथड। और एक होता है क्रिश्चियन-सेन्स फॉर्मूला, एक होता है क्रिश्चियन-सेन्स फॉर्मूला। So these are some field methods and there are some empirical methods also. So पहले आप एक काम करिए, पॉज करके वीडियो को सारे मेथड्स के नाम को लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक के बाद एक सारे मेथड्स को, जो जो काम के मेथड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो जो काम के हैं सारे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जो यूज़ होते हैं हम उनको करेंगे डिस्कशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट मेथड पे, सॉइल मॉइस्चर स्टडीज ऑन प्लॉट्स। अच्छा, टैंक और लाइजीमीटर है, चलो पहले इसको कर लेते हैं। टैंक और लाइजीमीटर मेथड, एक डिवाइस होता है लाइजीमीटर। ये ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के लिए ये अलग अलग डायमेंशंस का बनाया जाता है। जितनी क्रॉप की रूट जोन जा सकती है ना, उतना इस लाइजीमीटर का डेप्थ होता है। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, लाइजीमीटर एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है इस तरीके का। इसमें कुछ और भी अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन इस तरह का एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है। और इसके डायमेंशंस क्रॉप टू क्रॉप चेंज करते जाते हैं, मतलब खास करके डेप्थ, क्योंकि हर क्रॉप की रूट जोन की डेप्थ क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इसमें क्या करते हैं, आइए समझते हैं। अब इसको मैं ना थोड़ा 2D में बनाऊंगा। जब भी कोई पूछे ना कि लाइजीमीटर के अरेंजमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये फील्ड है हमारी, हम क्या करते हैं, हमारी जो फील्ड है जहाँ पर एक्चुअली में क्रॉप की खेती होनी है, उस फील्ड में हम लाइजीमीटर को इंस्टॉल कर देते हैं। पूरा लाइजीमीटर का सेटअप इंस्टॉल किया जाता है, मतलब फील्ड में खुदाई करने के बाद, उसके बाद लाइजीमीटर को यहाँ पे ऐसे प्लेस किया। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि पूरा प्रोसेस मैंने कर रखा है। ये पूरा प्रोसेस हमने एक्चुअली में प्रैक्टिकल पूरा करके रखा हुआ है। तो फील्ड में मतलब ये हटाने के बाद एक्सकेवेट करने का सफिशिएंट स्पेस बना दी, लाइजीमीटर को प्लेस किया, लाइजीमीटर को लेवल अप किया किसके साथ, फील्ड के साथ। तो प्लेसिंग करते समय ध्यान रखते हैं। और उसके बाद लाइजीमीटर के अंदर जो सिलेंड्रिकल वेसल है ना लाइजीमीटर, उसके अंदर फिर से मिट्टी जो हमने बाहर निकाली थी उसको भर दी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि फील्ड प्रिपेयर हो गई, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बाहर से कुछ सैंपल्स लेते हैं और लाइजीमीटर के अंदर से कुछ सैंपल्स लेते हैं और उनका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खास करके डेंसिटी का। और क्योंकि मिट्टी हमने हटा दी ना वहाँ से, फिर उसका फिर से डाली मिट्टी, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक बात है कि नहीं? अरे सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि कहीं सॉइल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं हो गई, गामा वामा वगैरह, यूनिट वेट वगैरह बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, नियरली इक्वल है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ किया जाएगा मेक श्योर करने के लिए कि बाहर के कंडीशंस और अंदर के कंडीशंस जो हैं वो सेम रहें। ऐसा होने के बाद या तो हो सकता है उसको थोड़ा सॉइल को लूजन अप करना पड़े, या फिर हो सकता है सॉइल को कॉम्पैक्ट भी करना पड़े, तो वो डिपेंड करेगा केस टू केस, ठीक है। और तब तक के करेंगे जब तक बाहरी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक अंदरूनी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक से सेम ना हो जाए। ये जो बेस होता है लाइजीमीटर का, यहाँ पे दो बेस होते हैं, लाइजीमीटर के दो बेसेस होते हैं। ऊपर वाला जो होता है ना, ये एक पोरस बेस होता है, पोरस प्लेट जैसा होता है, गोल प्लेट है, ये पूरा सिलिंड्रिकल है तो गोल प्लेट है, वो पोरस नेचर की है। नीचे वाली पोरस नहीं है, ऊपर वाली पोरस है। अब क्या करेंगे, जो सोइंग करनी है हमको, हम जैसे बाकी की फील्ड में सोइंग कर रहे हैं वैसे ही लाइजीमीटर के अंदर भी सोइंग कर देंगे। जैसे बाहरी फील्ड में धीरे धीरे क्रॉप ग्रो होता जाएगा, वैसे ही लाइजीमीटर के अंदर भी क्रॉप ग्रो होता चला जाएगा। इस तरीके से तो होने दो, जैसे बाहर क्रॉप ग्रो हो रहा है वैसे ही लाइजीमीटर के अंदर भी होने दो। इसके बाद इसमें एक सेटअप में एक यहाँ पे पाइप होता है, जो पहले से ही मतलब सेटअप करने के दौरान ही पाइप लगा दिया जाता है। ये जो पाइप होता है ये फील्ड के बाहर जाता है, छोटा सा पाइप होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा पाइप नहीं होता है ना। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक पंप होता है बाहर, मतलब ये जो फील्ड है ना बाहर, तो यहाँ पे हमने एक पंप रखा हुआ है फील्ड के बाहर। तो ये क्या करता है, पंप जो भी एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट होता है लाइजीमीटर के बॉटम पे, ये पंप उस एक्स्ट्रा वाटर को लेकर एक हम लोग एक साइड में एक मेजरिंग टैंक बना देते हैं। एक मेजरिंग टैंक होती है, ठीक है, सीमेंटेड टैंक वगैरह कुछ बना दिए, एक मेजरिंग टैंक, और वो सरफेस पे लगा देते हैं इस तरीके से। मेजरिंग टैंक काम करती है मेजर करने का।
तो इस तरीके से एक रफ अरेंजमेंट होता है जिसमें कि लाइजीमीटर का टैंक है, पाइप है, पंप है और एक मेजरिंग टैंक होती है, एक मेजरिंग टैंक होती है। इसके ऊपर एक कन्वेंशनल बन सकता है, मैं बिल्कुल उसी लेवल पे बताऊंगा जैसे एक कन्वेंशनल बन जाएगा इस पे, और ये आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए नीचे वाले एरिया में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आके कलेक्ट होता है। पंप तो है ही खींचने के लिए, जब पानी इसमें कलेक्ट होगा तो पंप खींच लेगा उसको, और पंप जब सक्शन क्रिएट करेगा, खींच लेगा, तो ये जो पानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेजर भी कर सकते हैं कलेक्ट करने के बाद कितना पानी इकट्ठा हुआ। तो जब भी कभी हम डिस्चार्ज करते हैं पानी का, तो हम एक्सेस डिस्चार्ज करते हैं, एक्सेस। वैसे तो हमें डिस्चार्ज कितना करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए चाहिए। लेकिन जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं कंजम्पटिव यूज़ निकालने के लिए, तब हम एक्सेस डिस्चार्ज करते हैं। खास करके लाइजीमीटर जिस एरिया पे हमने इंस्टॉल करके रखा है, खास करके लाइजीमीटर वाली एरिया में एक्सेस डिस्चार्ज करते हैं। एक्सेस डिस्चार्ज करने से, जो कि फील्ड कैपेसिटी से भी ज़्यादा पहुंचा देगा पानी के कंटेंट को, तो एक्सेस डिस्चार्ज करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी किधर आ जाएगा, एक्स्ट्रा पानी यहाँ से इधर आ जाएगा, किधर, नीचे, नीचे वाले एरिया में जो एक्स्ट्रा पानी जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और ग्रेविटेशनल वाटर जो एक्स्ट्रा पानी आया उसको हम मेजर कर लेंगे। अब कंजम्पटिव यूज़ कैसे निकलेगा, आप समझो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़े ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी 2 दिन के बीच का ले रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि डे n एंड डे n+1, n+1, तो डे n और डे n+1 इनके बीच में, अब इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ मैं, मान लो थर्सडे है और फ्राइडे है, ऐसे सोच लेता हूँ। जैसे मान लो थर्सडे और फ्राइडे, ये बोलना ज़्यादा इजी है, थर्सडे और फ्राइडे। मैं जानना चाहता हूँ कि थर्सडे सुबह 8 बजे से लेकर के फ्राइडे सुबह 8 बजे तक के, मतलब एक दिन में 24 घंटे में कितना पानी कंज्यूम हुआ फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन। तो हम क्या करेंगे, थर्सडे सुबह 8 बजे आकर के एक्सेस पानी से इसको भर देंगे, एक्सेस पानी से इसको भर देंगे, और ग्रेविटेशनल वाटर को बाहर आने देंगे, और ग्रेविटेशनल वाटर को मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। उस ग्रेविटेशनल वाटर को हम सिंपली हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसका मतलब यह है कि थर्सडे को सुबह 8 बजे हमारी फील्ड कहाँ पहुँच गई, हमारी फील्ड कैपेसिटी पे 100% पहुँच गई। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल वाटर निकल रहा है तो फील्ड कैपेसिटी पे आ चुकी है दोस्तों, आ चुकी है कि नहीं? यस। अब हम फ्राइडे को आएंगे। थर्सडे को कुछ खास ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस देखिए ग्रेविटेशनल वाटर आया, ठीक है, आ गया, खुश हो गए, बढ़िया हो गया, फील्ड कैपेसिटी पे ये फील्ड आ चुकी है। फ्राइडे को आके ऑब्जर्वेशन लीजिए, फ्राइडे को आकर के फिर से एक्सेस डिस्चार्ज प्रोवाइड कराइए। एक्सेस डिस्चार्ज से क्या होगा, एक्सेस वॉल्यूम आएगा। मान लीजिए कि वॉल्यूम जो हमने सप्लाई किया, वॉल्यूम सप्लाइड वाज, लेट अस सपोज 50 लीटर्स, मान लो वॉल्यूम सप्लाइड वाज 50 लीटर, ठीक। 50 लीटर पानी हमने यहाँ पे डाल दिया लाइजीमीटर के ऊपर। अब उस 50 में से क्या हुआ, 35 लीटर जो है बाहर ही आ गया। क्या हुआ, 35 लीटर बाहर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर obtained as gravity water, कितना, मान लो 35 लीटर बाहर ही आ गया। इसका मतलब क्या है, 35 लीटर ही क्यों बाहर आया, 50 का 50 क्यों नहीं बाहर आया, 15 क्यों और स्टोर हो गया? इसका मतलब ये है कि पिछले दिन तो मैंने फील्ड कैपेसिटी पे रखा था ना सॉइल को, और अब इन 24 घंटों में कुछ ना कुछ तो सॉइल से कंज्यूम हुआ होगा, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन दोनों हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि आज फिर से पहुंचा है फील्ड कैपेसिटी पे, लेकिन 50 लीटर डालने पे ग्रेविटेशनल वाटर 35 लीटर ही निकला है। और अगर ग्रेविटेशनल वाटर 35 लीटर ही निकला है तो 15 लीटर मतलब अंदर स्टोर हो गया है। तो जो स्टोर हुआ है वो पिछले दिन से इस दिन तक के खर्च हुआ है, यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, वॉल्यूम कंज्यूम्ड in one day is equal to 15 liter from this lysimeter, isn't it? 15 liter from the lysimeter. And since it is 15 liter, what we can do, we can talk in terms of depth also. Since volume consumed is 15 liter, depth consumed in one day
consumed in one day will be equal to 15 liters, or you can say 15 into 10 to the power minus 3 meter cube, isn't it? डेप्थ के टर्म्स में ले आएंगे, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ लाइजीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ लाइजीमीटर जो कि पाई डी स्क्वायर बाय 4 है, जो हमको दिख रहा है, ये बे डायमीटर है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, बस वहाँ से निकला कुछ ना कुछ डेप्थ। ये जो हमें डेप्थ मिली ये एक दिन में हुआ। अब ऐसे ही करते करते हम बीच बीच में मल्टीपल टाइम्स पे इस तरीके का काम करते हैं, मल्टीपल टाइम्स पे, मान लो आज कर लिए, फिर 2-4 दिन के बाद फिर से एक और बार कर लिए। जितना ज़्यादा आप सैम्पलिंग करोगे उतना एक्यूरेट वैल्यू ऑफ कंजम्पटिव यूज पे आप पहुंचोगे। तो ऐसे करके आपको जो डेप्थ कंज्यूम्ड इन वन डे मिली है वही ना उस दिन की कंजम्पटिव यूज CU हो गई, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन वाली। कहाँ से कहाँ तक की? थर्सडे से फ्राइडे तक वाला कंजम्पशन है, क्योंकि फ्राइडे को अगर इतना स्टोर हो रहा है, फ्राइडे को अगर इतना स्टोर हो रहा है और थर्सडे को मैंने फील्ड कैपेसिटी तक के भर दिया था, तो थर्सडे से फ्राइडे के बीच में इतना कंज्यूम हो गया है, तो ये हमारी कंजम्पटिव यूज़ एक दिन की। ऐसे करके मल्टीपल लेंगे और ऐसे करके मान लो मेरे को एक कंजम्पटिव यूज़, दूसरी कंजम्पटिव यूज़, तीसरी कंजम्पटिव यूज़, मान लो मैंने 5 बार ये टेस्ट की, 5 बार टेस्ट की, मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, मैं कहूँगा इस क्रॉप का इस सीज़न में एवरेज कंजम्पटिव यूज़ इतना होता है। तो ऐसे करके हमारा एक कंजम्पटिव यूज़ आ गया। क्या हमने कोई इसको करते वक्त एजम्पशन लिया? क्या हमने इसको निकालते वक्त कंजम्पटिव यूज़ को निकालते कोई एजम्पशन लिया? नहीं लिया। तो इसी वजह से ये मेथड्स में यस टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, लेकिन हम कोई एजम्पशन नहीं लेते। इसी कारण दीज आर फील्ड मेथड्स ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर रियल in comparison to the empirical methods. They give more practical values in comparison to the empirical methods. इस तरीके से हमारा आता है टैंक और लाइजीमीटर मेथड। आइए लिखिए इसके बारे में, टैंक और लाइजीमीटर के बारे में लिखते हैं। Let us write it down and then you will write down this. ठीक है, write down. Lysimeters are cylindrical containers. Lysimeters are cylindrical containers. Lysimeters are cylindrical containers having porous bottom. Lysimeters are cylindrical containers having porous bottom and are installed directly in the field. Lysimeters are cylindrical containers having porous bottom and are installed directly in the field. And are installed directly in the field. Next point. Excess water is applied. Excess water is applied and is allowed to drain. Excess water is applied and is allowed to drain through the bottom. Excess water is applied and is allowed to drain through the bottom and is allowed to drain through the bottom and collected in a measuring tank. Excess water is applied and is allowed to drain through the bottom and collected in a measuring tank. And collected in a measuring tank. All right, next. Consumptive use is obtained by calculating the difference between consumptive use is obtained by calculating the difference between water applied. Consumptive use is obtained by calculating the difference between water applied and water collected. Water applied and water collected. Consumptive use is obtained by calculating the difference between water applied and water collected. Calculating the difference between water applied and water collected. ठीक है, अब चलिए ये जो पोर्शन यहाँ पे है पूरा बना दीजिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया।
ऑल राइट, सो देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। इसको हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट, उसके पहले कुछ सवाल हैं जो आपको अगले सेशन के पहले कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, चलिए मैं लिखवा रहा हूँ। वर्कबुक के सवाल हैं जो आपको अगले सेशन से पहले कंप्लीट कर लेने हैं, खुद सॉल्व कर लेने हैं। नाउ यू विल बी एंगेज्ड इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। पहले के लेक्चर्स थोड़े हम लाइट रखते हैं हमेशा, ठीक है, ताकि आप लोग यूज टू हो जाएं चीज़ों से, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग ना हो जाए एक बार में, है ना, मोटिवेटेड रहें पढ़ने के लिए, ठीक। तो देखिए थर्ड चैप्टर में, अब यहाँ पे ले आना कैमरा, यहाँ पे ना, चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें मैं आपको बता दूं, एक तो पहला क्वेश्चन करना है जो कि बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो फर्जी है, ऐसे ही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको करना है फोर्थ वाला, ठीक। इसके बाद आपको करना है फिफ्थ वाला, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ, सेकंड भी कर सकते हो, करने में क्या बुराई है, ठीक है, सेकंड भी कर लेना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब जो जो कर सकते हो मैं सारे लिख दे रहा हूँ, वो सब आप अभी कर सकते हैं। सेवेंथ कर सकते हैं, एंड 8th और 9th कर सकते हो क्या, क्रॉप एक्स क्रॉप वाई का चल रहा है। 8th और 9th भी आप कर सकते हो, ठीक है, 8th और 9th कर सकते हो। उसके बाद 10th भी आप कर सकते हो, 11th भी कर सकते हो, अरे सब तो ऑलमोस्ट सभी कर सकते हैं, 11th। उसके बाद अभी आपको क्रॉप रेशियो अगर नहीं बताया, चलो 12th छोड़ दो, ठीक है। 13th ट्राई कर सकते हो, सिंपल ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करा दूंगा क्लास में। फिर 14th वाला सोच सकते हो, कर सकते हो, ये अभी नहीं करो, रहने दो, 14th में बताऊंगा, ठीक। उसके बाद बताना तो वैसे सभी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताना है, लेकिन हाँ इसको बाद में बताऊंगा। उसके बाद 15th करिएगा, उसके बाद 17th करिएगा, फिर 18th, फिर 19th, फिर 20 करेंगे, ठीक। उसके बाद 21 करेंगे, उसके बाद 22 करेंगे, उसके बाद 23 करेंगे, दैन 24 करेंगे, उसके बाद 25 करेंगे, नहीं अभी 25 छोड़ दो, 26 छोड़ दो, 27 भी छोड़ दो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप करिए। कितने क्वेश्चन है देखिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो पूरे हैं, 10 11 तक के पूरे ही हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल यू हैव 20 क्वेश्चंस टू सॉल्व बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल देयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ सॉल्व दीज क्वेश्चंस बिफोर सीइंग द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले सेशन में मतलब थ्योरी को आगे पढ़ाने से पहले हमें 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड यू नो, अब मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ, तो आप क्या करिएगा, sagar@madeeasy.in पे ही मेल करिएगा। टेलीग्राम वगैरह में आप लोग करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ टेलीग्राम, तो इसी कारण ये जो है ये प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये दिन में मैं एक बार डेफिनेटली देख लेता हूँ, ठीक है। अभी क्लासेस का लोड बहुत ज़्यादा है और रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, CTQ भी चलता है, फिर आपका इरिगेशन का ये भी चलता है, उसके अलावा मेंस बैच का भी रहता है, तो ठीक है। तो आप, मैं इसीलिए एक प्रिफर्ड मोड बता रहा हूँ जिसको मैं रेगुलरली देखूँ, तो मेरे को पता रहे कि हाँ आपके डाउट यहीं पे मिलेंगे, तो आप यहीं पे एक्सपेक्ट करिएगा, आपको रिप्लाईज मिलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।